ओके दोस्तों, हम हैं क्लास नंबर 2 पे। आज अपने करने वाले हैं सप्लाई चैप्टर को आज अपने करेंगे स्टार्ट। सब कोई अपना पूरा फोकस इस चैप्टर पे बना के रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डे एंड तक ये चैप्टर अपने को काम आएगा। इनफैक्ट सारे चैप्टर अपने को डे एंड तक काम आएंगे, तो अपने को अच्छे से पूरा फुल फोकस बना के इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हो सारे कैमरा ऑन कर लो, और जो नहीं कर सकते हो उठ जाओ, उठ के बैठ जाओ। सोना नहीं है, अपने सोने नहीं आया है यहाँ पे, अपने पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना और ज्वाइन कर लेना क्लासेस। चलो, कल हमने क्या देखा था, एक बार क्विक रिवीजन अपने मार्क लेते हैं। तो कल हमने सबसे पहली बात देखा था कि गवर्नमेंट को क्या मिलता है, मोटा मोटी 3 टैक्सेस मिलते हैं। एक्साइज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम लगता था, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों लेता था, बट मेजरली सेंट्रल के पास ही सारा एक्साइज जाता था। वैट कब लगता था, जब सप्लाई चेन में मूवमेंट होता था तब वैट लगता था। वैट किसके पास जाता था, वैट पूरा का पूरा स्टेट के पास जाता था। बट एक सीएसटी बोल के भी कॉन्सेप्ट होता था जो सेंट्रल लेता था, बट अपने को मोटा मोटी पढ़ना, तो मोटा मोटी सारा स्टेट के पास जाता था। सर्विस टैक्स का जो भी पैसा कलेक्ट होता था, सर्विस चार्ज, सर्विस देने के दौरान जो भी टैक्स लगता था, वो सारा पैसा कहाँ जाता था, सेंट्रल के पास जाता था। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होने लगा। इनिशियली जब सेल्स टैक्स था तब टैक्स पे टैक्स लगने लगा, तो उसको अपने काउंटरवेल करने के लिए वैट को इंट्रोड्यूस किया। बट वैट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वैट सिर्फ गुड्स के लिए था, तो वो सिर्फ गुड्स के साथ ही एडजस्ट होता था और वो स्टेट स्पेसिफिक ही था, तो वो सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक ही एडजस्टमेंट कर पाता था। तो इसको काउंटरवेल करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया किसको, जीएसटी को। जीएसटी में हमने क्या डाला, गुड्स भी डाल दिया, सर्विस भी डाल दी। अब दोनों में अगर हम परचेज करते हैं या अपने सर्विस लेते हैं और इनपुट अपने पास कोई भी है, इनपुट मतलब क्या होता है, परचेज के टाइम पे दिया गया हुआ टैक्स, वो टैक्स को अपने जब सेल करेंगे अपने गुड्स को तो अपने सेट ऑफ कर सकते हैं। अपने सर्विस वाला भी सेट ऑफ कर सकते हैं इनपुट, एंड गुड्स वाला भी इनपुट सेट ऑफ कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेजर प्रॉब्लम थी वैट की वो हो गई सॉल्व। ओके, फिर हम आ गए यहाँ पे हमने देखा कि दो तरह के लॉ होते हैं, एक सेंट्रल लॉ, एक स्टेट लॉ। सेंट्रल लॉ बनाता है पार्लियामेंट, जो लिस्ट 1 में आता है। स्टेट लॉ बनाता है स्टेट असेंबली, जो लिस्ट 2 में आता है। दोनों मिलकर जब कोई लॉ बनाते हैं वो लिस्ट 3 में आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें सेंट्रल प्रिवेल करता है। हर लॉ के लिए एक सब्जेक्ट मैटर होता है जो आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 246 ए को इंसर्ट किया गया और उसमें पावर दिया गया कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलके एक लॉ बनाएंगे ताकि वो जीएसटी को चार्ज कर सके। 246 ए का 1 और 246 ए का 2। 246 ए का 1 क्या बोलता है, जब पार्लियामेंट स्टेट असेंबली मिलकर लॉ बनाते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए, एंड लॉ जब से पार्लियामेंट बनाता है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए लॉ बनाता है। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब क्या होता है, जब दो विद इन द सेम स्टेट सप्लाई होता है या विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी अपने सप्लाई कर रहे हैं, वो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर रेट 18% है तो 9% चला जाएगा सीजीएसटी में, रिमेनिंग 9% चला जाएगा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, डिपेंडिंग वो क्या है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब क्या था, जब विद इन 2 स्टेट सप्लाई हो रहा है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रहा है, या विद इन 2 यूनियन टेरिटरी सप्लाई अपने कर रहे हैं। आर्टिकल 265 बोलता है अगर तुमको टैक्स कलेक्ट करना है तो हमारे पास एक्ट होना चाहिए। तो सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट हमने बनाया। स्टेट कितने होता है ऐसे जनरली, तो स्टेट 28 है एंड यूनियन टेरिटरी 8 है, बट अपने लिए एग्जाम स्पेसिफिक स्टेट 31 है एंड यूनियन टेरिटरी 5 है, बिकॉज जीएसटी में 5 यूनियन टेरिटरी बना गया है। कौन से 5 यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, एंड दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये अब एसजीएसटी का स्टेट है, तो इस पे एसजीएसटी लगेगा। इंडिया क्या होता है, जो हम जानते हैं वो तो इंडिया होता ही है। अप्रोप्रिएट बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया होता है। अगर अपने समुद्र के बीचों बीच कोई सप्लाई किए तो जो भी नियरेस्ट लैंडमार्क होगा वो स्टेट माना जाएगा, वो समुद्र के बीचों बीच वाली जगह को। ठीक है, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जिस स्टेट ने कंज्यूम किया गुड्स एंड सर्विसेज को, उस स्टेट को उसका टैक्स का पैसा मिलेगा। कैसे क्या मिलेगा वो हमने कल अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद फिर हम स्ट्रेट अवे चलेगा आर्टिकल 366(12) पे, जो कि सिंपल सी बात बोलता है जीएसटी मतलब क्या होता है। जीएसटी मतलब कोई भी टैक्स, ध्यान से सुना, कोई भी टैक्स जो किस पे लग रहा है, सप्लाई पे लग रहा है। किसकी सप्लाई पे लग रहा है, गुड्स सर्विस या बोथ की सप्लाई पे लग रहा है। और यहां से हमने एक्सक्लूड कर दिया था टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसके बाद अपने पास पता चला टोबैको एंड ओपीएम के लिए। तो टोबैको एंड ओपीएम समरी में आते हैं। टोबैको में हमने क्या देखा था कि जब टोबैको मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें लगता है सेंट्रल एक्साइज, जब ओपीएम मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें लगता है स्टेट एक्साइज, और जब टोबैको एंड ओपीएम सप्लाई चेन में आगे जाता है तो उसमें लगता है जीएसटी। लिकर जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसपे लगता है स्टेट एक्साइज, एंड जब वो सप्लाई चेन में आगे जाता है तो उसपे लगता है वैट, बिकॉज लिकर पे जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। गॉट इट।
फिर हमने और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स देखे थे, और फटाफट एक बारी क्विक रिवीजन मार लेते हैं। छोटे कॉन्सेप्ट और क्या थे ये गया। नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो हाल फिलहाल के लिए जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखी गई है। 5+1 5 सप्लाईज कौन सी है? पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। +1 क्या हो गया? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक को तो आर्टिकल के तहत ही बाहर करके रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने उसको बाहर निकाल दिया। फिर नील रेटेड मतलब क्या होता है? वो गुड्स और सर्विसेज जिसका रेट क्या है? 0। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है? जीएसटी तो लगता है बट हाल फिलहाल के लिए जीएसटी के बाहर रखा हुआ है इसको। नॉन टैक्सेबल 5+1। जीरो रेटेड क्या होता है? जीरो रेटेड मतलब वो सप्लाई अगर इंडिया में कर रहे हो तब तो उस पर टैक्स लगेगा, बट अगर तुमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया या सेस को सप्लाई कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई कर दिया, तब तुमको जीरो रेट लगेगा। ठीक है, इसके बारे में अपने और डिटेल में पढ़ेंगे रिफंड चैप्टर में। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। एम आई क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? आगे प्रोसीड करें। कैमरा ऑन कर लो। सब कैमरा ऑफ क्यों किए हो? मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा ऑन करके पढ़ो, तुमको अच्छा फोकस बनेगा, अदरवाइज तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाएगा। वैसे भी संडे है, ठंडी का टाइम है। क्या मतलब सर हम लोग सो रहे हैं? सो नहीं रहा, तुम लोग जग के आ जाओ। गुड मॉर्निंग। चलो अब बात करते हैं सप्लाई की, बिकॉज सब कुछ कहां से स्टार्ट होता है? सप्लाई से। कहां से स्टार्ट होता है? सप्लाई से। ठीक है, सप्लाई अगर नहीं है तो क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। सप्लाई सबसे बड़ा कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए आर्टिकल 366 12A के तहत, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। अब सप्लाई कब होगा? सर सप्लाई मतलब क्या होता है? तो अभी एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं। सप्लाई मतलब तुम समझ लो सेल करना या सर्विस देना। क्या? सेल करना या सर्विस देना, उसको अपने बोलेंगे सप्लाई, सिंपल टर्म में। अभी अब सप्लाई के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये 3 कंपोनेंट फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है, क्यूमुलेटिवली, तो ही अपने बोलेंगे कि सप्लाई हुआ है। अदरवाइज अपने बोलेंगे सप्लाई नहीं हुआ है, और सप्लाई नहीं हुआ है तो जीएसटी नहीं है। 3 कंपोनेंट क्या क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। जो हमने सेल किए या जो हमने सर्विस दिया उसके लिए अपने को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, कुछ रुपया रोकड़ा या तुम्हारा इन काइंड कुछ मिलना चाहिए। तीसरा, ये सब कुछ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, यानी पर्सनल को अपने बाहर के, पर्सनल पे जीएसटी नहीं लगता। ये सारा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अपने बात करेंगे। तो सप्लाई के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। इसके साथ 3 शेड्यूल्स आते हैं। शेड्यूल 1 बोलता है अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई। क्या बोलता है? अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम सप्लाई बोलेंगे। तो शेड्यूल 1 बोलता है कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई बोलेंगे, बट रिमेनिंग 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। शेड्यूल 2 बात करता है कि किस चीज को हम लोग गुड्स बोलेंगे, किस चीज को अपने सर्विस बोलेंगे। तो बेसिकली सिर्फ बाइफरकेशन करता है, किसको गुड्स बोलेंगे, किसको सर्विस बोलेंगे, और कुछ ज्यादा इसका महत्व नहीं है। शेड्यूल 3 सबका पापा है। शेड्यूल 3 बोलता है अगर सप्लाई है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर भी हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, फिर भी हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। इन शॉर्ट अपने इसको क्या बोल सकते हैं? शेड्यूल 3 को नेगेटिव लिस्ट। क्या? नेगेटिव लिस्ट। इसमें लिस्ट में जो भी दिया गया है वो सप्लाई तो है, फिर भी उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, और सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। सिंपल। तो सप्लाई के 3 मेजर कंपोनेंट, गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन, बिजनेस। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 के तहत 5 चीजें दी गई हैं, अगर वो है तो सर्विस हो जाएगा। रिमेनिंग 2 सेटिस्फाई करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज और बिजनेस सेटिस्फाई करना पड़ेगा। शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट क्या क्या चीजें गुड्स होती है, क्या क्या चीजें सर्विसेज होती है, बस ये बाइफरकेशन करता है, इसका और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। शेड्यूल 3 सबका पापा बोलता है कि अगर सप्लाई है फिर भी हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो सर अगर हम ये समझ लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन समझ लेंगे, बिजनेस समझ लेंगे, शेड्यूल 3 समझ लेंगे, शेड्यूल 1 समझ लेंगे, शेड्यूल 2 समझ लेंगे, तो क्या अपना पूरा सप्लाई चैप्टर ओवर हो जाएगा? आंसर इज यस। एकदम सिंपल, हर एक चीज को बस समझना एंड वी आर थ्रू विद इट। तो सबसे पहले अपने चलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक बार देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ। सप्लाई कब होगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज होगा, कंसिडरेशन होगा और बिजनेस होगा। शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है
बट रिमेनिंग टू कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे तो भी अपने उसको सप्लाई बोलेंगे। अब से शेड्यूल 1 को अपने क्या बोलेंगे, शेड्यूल 1 को अपने बोलेंगे डीम्ड सप्लाई। क्या? डीम्ड सप्लाई। हम मान रहे हैं कि ये एक सप्लाई है, इवन दो कंसिडरेशन इज नॉट देयर, वी विल अज्यूम इट टू बी सप्लाई। हम डीम करेंगे कि ये सप्लाई है। और शेड्यूल 3 सबका पापा कि अगर सप्लाई है फिर भी हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, सिंपल। अब बढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एंड तक काम आने वाली है अपने। गुड्स, गुड्स मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ भी चीज जो मूवेबल है वो गुड्स हो जाएगी। एग्जाम्पल, लैपटॉप, बैग, कैलकुलेटर, कार, कुछ भी जो मूवेबल है वो हो जाएगा गुड्स। सर्विस मतलब क्या हुआ? सर्विस मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओ माय गॉड, यानी गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज मूवेबल, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो क्या सर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस हो जाएगी क्या? जल्दी बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? लॉ को एनालिसिस करके तुमको क्या लगता है? इंटर में लॉ पढ़ाई है तुमने, बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हो जाएगी क्या? राहुल यस, बोलो बोलो, बाकी लोग मुंडी हिलाओ। हाँ हाँ बोलेगी, ना बोलेगी, क्या बोलेगी? हाँ हाँ, ना, नो, नो, यस, अच्छा, विपुल यस, अच्छा। तो अगर आप लॉ को बारीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। ब्रेकअप, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, एम आई राइट? एंड इसका मतलब क्या हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस में फॉल करती है। जी हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस होती है। इसके बारे में अपने डिटेल में शेड्यूल 2 में देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट एक लिंक लगा रहा हूं। अभी सिंपल रखते हैं चीजों को। गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज मूवेबल, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। एंड ये दोनों डेफिनेशन से मनी और सिक्योरिटीज को बाहर रखा हुआ है। मनी और सिक्योरिटीज को बाहर रखा हुआ है। यानी अगर मनी है, सिक्योरिटी है, तो वो गुड्स नहीं है, वो सर्विस नहीं है। वो गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बट इसको समझने के लिए ऐसे समझो, देखो फॉर एग्जाम्पल समझ लो राहुल, राहुल को मैंने दिए 100 रुपए। ठीक है, राहुल को मैंने दिए 100 रुपए, राहुल ने मेरे को रिटर्न कर दिए 100 रुपए। अब ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन इन मनी हो गया। 100 रुपए मैंने दिए, 100 रुपए ही मेरे पास रिटर्न आ गए। अब ना तो ये गुड्स है, ना तो ये सर्विस है। अब ना अगर ये गुड्स नहीं है, ये सर्विस नहीं है, तो इस पे सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। यानी ये 100 रुपए जो मैंने इसको दिए, 100 रुपए इसने जो मेरे को रिटर्न किए, इस ट्रांजैक्शन पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, 100 रुपए मैंने दिए राहुल को, राहुल ने मेरे को रिटर्न किए 120 रुपए, 20 रुपीज एक्स्ट्रा रिटर्न किया इसने मेरे को। ये 20 रुपीज क्या है? ये 20 रुपीज इंटरेस्ट है ऑब्वियसली, या किसी भी रूप, कोई भी नाम इसका ले लो, अल्टीमेटली है ये इंटरेस्ट। 20 रुपीज मेरे को एक्स्ट्रा दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज मेरे को मिला है ना, ये सर्विस है। 100 रुपया दिया, 100 रुपया मिला, नो नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। बट 100 रुपया दिया और 120 मिला, तो 20 एक्स्ट्रा जो मिला है दैट इज इंटरेस्ट पोर्शन, वो सर्विस होती है। तो इस 20 पे जीएसटी आएगा। एंड अभी एक चीज बता दे रहा हूं जो एंड तक अपने को काम आने वाला है। इंटरेस्ट पे जीएसटी आता तो है, बट हाल फिलहाल के लिए उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। हाल फिलहाल के लिए उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। ये इंटरेस्ट वाला जीएसटी अपने को डे एंड तक पता होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे जीएसटी तो आता है, बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके अपने इसको रखे। तो हमने क्या देखा? एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। यानी 100 रुपया देके 120 रुपया मिला, तो जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है उस पे जीएसटी आएगा। वो सर्विस का पार्ट होता है, बट हाल फिलहाल के लिए उसको अपने एग्जेम्प्ट करके रखे। इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी हाल फिलहाल के लिए। ठीक, तो हमने देखा गुड्स मतलब क्या होगा? एनीथिंग विच इज मूवेबल। सर्विस मतलब क्या होगा? एनीथिंग विच इज एनीथिंग अदर देन गुड्स।
एंड दोनों में से हमने क्या एक्सक्लूड किया, मनी को एक्सक्लूड कर दिया, सिक्योरिटी को एक्सक्लूड कर दिया। बट पैसे से पैसे कमा रहे, तो जो एक्स्ट्रा रुपया मिल रहा है उस वो सर्विस है, उस पे जीएसटी आएगा, बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा है। सिमिलरली सिक्योरिटीज का परचेज करना, यानी ए लिमिटेड का शेयर मैंने खरीदा, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। परचेजिंग ऑफ ए लिमिटेड शेयर, जीएसटी अट्रैक्ट होगा कि नहीं अट्रैक्ट होगा? नहीं अट्रैक्ट होगा, बिकॉज सिक्योरिटीज ना तो गुड्स होता है ना सर्विस होता है, तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो जीएसटी नहीं आएगा। ओके, बट जो ब्रोकरेज का पेमेंट मैंने किया है, क्या उस पे जीएसटी आएगा क्या, ब्रोकरेज के पेमेंट पे? यस यस यस। अच्छा, ब्रोकरेज इज अ गुड्स और सर्विस तुम्हारे हिसाब से? सर्विस। एनीथिंग विच अदर मूवेबल इंटेंजिबल है ना, तो इंटेंजिबल चीज तो ऑब्वियसली सर्विस हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश। सो नहीं रहो तुम लोग, मैं समझ गया। ठीक है, तो गुड्स में अपने मोटा मोटी एक डेफिनेशन देखे कि गुड्स मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज मूवेबल, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, एंड दोनों में से मनी और सिक्योरिटी को एक्सक्लूड किया, बट पैसे से पैसे कमा रहे वो सर्विस है, बट हाल फिलहाल के लिए एक्सेप्ट है। सिक्योरिटीज पे जो ब्रोकरेज लग रहा है उस पर तो जीएसटी आता है, बट वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम नहीं है, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। ठीक है, जो जो उसमें गलती में मत बोल देना कि वो भी एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम नहीं है, उस पर जीएसटी आता है। सप्लाई सप्लाई सप्लाई, सर सप्लाई मतलब होता क्या है, पहले डेफिनेशन तो बता दीजिए। आपने बोला कि सेल करना सप्लाई है, हाँ, तुम्हें पता है सेल करना भी सप्लाई होता है, ट्रांसफर करना भी सप्लाई होता है, बार्टर करना भी सप्लाई होता है, एक्सचेंज करना भी सप्लाई होता है, लीज पे देना भी सप्लाई होता है, रेंट पे देना भी सप्लाई होता है, इनफैक्ट उस गुड्स को उठा के फेंक देना भी सप्लाई होता है। हर एक चीज जो तुम इमेजिन कर सकते हो सब कुछ सप्लाई होता है, बट याद रखना एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई नहीं, मतलब अगर तुमने गुड्स बना दिया तो वो सप्लाई नहीं हुई। तुमने गुड्स बनाया, अब तुम उस गुड्स के साथ क्या कर सकते हो, सेल करोगे, सप्लाई। तुम उसको हायर पे दे दोगे, सप्लाई। तुम उसको अगर मान लो फेंक दोगे तो भी सप्लाई। मतलब गुड्स बनाते ही जीएसटी नहीं लगेगा, उस गुड्स के साथ अगर तुम कुछ करोगे तब जीएसटी लगेगा। सेल कर दोगे, हायर पे दे दोगे, डिस्पोज कर दोगे, लीज रेंटल कुछ भी करोगे तो वो सप्लाई बनेगी, तब उस पे जीएसटी आएगा। ठीक है, एक्साइज याद है कल हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, मैन्युफैक्चर होते ही एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सप्लाई करोगे तब तुमको इस पे टैक्स लगेगा, अदरवाइज जीएसटी इस पे नहीं चार्ज होगा। ठीक, समझ गए। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, तो हमने इसमें सप्लाई की डेफिनेशन देखी, हमने गुड्स एंड सर्विसेज देखा। अब हम चलते हैं कंसिडरेशन की तरफ। कंसिडरेशन क्या सिर्फ और सिर्फ मनी में हो सकता है क्या, कि अदर देन मनी भी कंसिडरेशन होता है? ऑब्वियसली अदर देन मनी भी कंसिडरेशन होता है। कुछ भी आप कर रहे हो वो कंसिडरेशन हो जाएगा। मतलब आप प्रोडक्ट ए सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट बी बार्टर में ले रहे हो, तो जो प्रोडक्ट बी तुम्हारे पास आया वो भी कंसिडरेशन है। तुम काइंड में कुछ ले रहे हो वो भी कंसिडरेशन है। तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी तुम्हारे पास आ रहा है तो कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन अपने लर्न करेंगे, बहुत इजीली तुमको लर्न भी हो जाएगा, और इसको अपने एग्जाम में भी लिखेंगे, बिकॉज ये डेफिनेशन जब एग्जाम में लिखेंगे तो अपने को बढ़िया एक अच्छा प्रेजेंटेशन अपने कर पाएंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, क्या बोलता है, कंसिडरेशन मतलब कोई भी पेमेंट या तो कर दिए हैं या तो करेंगे, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, या तो कर दिए या तो करने वाले। किसमें करेंगे, वेदर इन मनी और अदरवाइज, मनी में भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, सप्लाई हुआ था, किस चीज का सप्लाई हुआ था, गुड्स सर्विसेज या बोथ का सप्लाई हुआ था। एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस, इसके लिए तो एक सेपरेट सर्कुलर है, इसको वहां पे देखेंगे। ठीक है, सेपरेट सर्कुलर है, उसको वहां पे करेंगे। सर एक्शनेबल क्लेम वो भी सेपरेटली है, उसको सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट भी हुआ है इस बार। सबसे पहले बात है कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन मतलब कोई भी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, किस लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, एंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस। एवरीबॉडी एक बार मेरे साथ कम ऑन, ठीक है, उठ जाओ, कैमरा ऑन करो सबके सब, देखो तो एक बार सबका चेहरा। कंसिडरेशन मतलब कोई भी पेमेंट, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी
और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ। किस चीज के लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, एंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट एंड फॉर बेयर्स। तो कंसिडरेशन मतलब कोई भी पेमेंट या तो हम करेंगे या तो हम करने वाले हैं, मनी में या अदरवाइज, यानी दोनों काइंड भी अपने यहाँ पे कवर कर लिए, रोकड़ा भी कवर कर लिए, काइंड भी कवर कर लिए, फ्यूचर पेमेंट भी कवर कर लिए, पास्ट पेमेंट भी कवर्ड है, एंड प्रेजेंट पेमेंट तो कवर्ड है ही। किस चीज के लिए होना चाहिए? सप्लाई के लिए होना चाहिए। तो बेसिक यहाँ पे क्या होता है? सप्लाई। यानी अगर सप्लाई नहीं है ना तो पूरा का पूरा जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो नीचे गिर जाएगा। मेन हर एक चीज लिंक्ड है सप्लाई से, ठीक है, ये तो हमको समझ में। कंसिडरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना वो होता है क्विड प्रो क्यो। फोरबेयरेंस क्या होता है सर? कोई काम नहीं करना भी एक कंसिडरेशन होता है। इसको अपने इन डेप्थ में पढ़ेंगे, एक सर्कुलर है, एंड में आएगा एकदम, वो सर्कुलर में इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब होता है क्विड प्रो क्यू। सर ये क्या कर रहे हैं? हैरी पॉटर का छड़ी चला रहे हैं क्या? हाँ, क्विड प्रो क्यू मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। अगर किसी पर्सन ने तुमको रुपया दिया है तो तुम उसके लिए कुछ करोगे तभी वो कंसिडरेशन बनेगा। अगर किसी पर्सन ने तुमको रुपया दिया और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो कंसिडरेशन नहीं बनेगा। तो कंसिडरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? क्विड प्रो क्यू, समथिंग फॉर समथिंग। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, 2 बार टेस्ट हो चुका है एग्जाम में, ठीक है, उस सर्कुलर के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। मिस्टर ए ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत सारा रुपया दिया, ठीक है, और उस चैरिटेबल ट्रस्ट ने उस रुपए से गरीबों की मदद की। ट्रांजैक्शन क्लियर? मिस्टर ए ने चैरिटेबल ट्रस्ट को रुपया दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट ने गरीबों की मदद की उस रुपए से। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बुक अपना जो नोटबुक है उसके फर्स्ट पेज में लिख लेना, और जब बुक मिलेगी तो बुक के पेज में लिख लेना कि जो पर्सन, लिख लो, जो पर्सन पैसा देता है, जो पर्सन पैसा दे रहा है वो रेसिपेंट होता है। देखो, जो पर्सन सप्लाई करेगा यानी जिसने सेल किया है वो सप्लायर होगा, करेक्ट? या जिसने सर्विस दी है वो सप्लायर होगा, सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोलता, अपने यहाँ पे सप्लायर बोलते हैं, ठीक? और जिस पर्सन ने मनी दिया, पैसा दिया है, वो कौन होगा? रेसिपेंट होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर, और जो पर्सन पैसा दे रहा है वो रेसिपेंट। ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जिसको सप्लाई मिली वो रेसिपेंट है, मैं बोल रहा हूं जो बंदा पैसा दे रहा है वो रेसिपेंट होता है। पैसा कोई भी दे सकता है। तो जिस पर्सन ने मनी दिया वो रेसिपेंट, और जिसने सप्लाई किया वो सप्लायर। नोटबुक के फर्स्ट पेज में लिख लेना, और जब बुक आएगी तो बुक के फर्स्ट पेज में इसको लिख लेना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और फर्स्ट पेज में जगह नहीं होगा तो लास्ट पेज में लिख लेना, कहीं पे भी लिख लेना, फर्स्ट या लास्ट में, लेकिन लिख लेना जरूर इसको, ठीक है? अब देखो यहां पे रेसिपेंट कौन है, मिस्टर ए या चैरिटेबल ट्रस्ट? जल्दी बताओ, इस वाले एग्जांपल में रेसिपेंट कौन है? फोकस 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 एवरीबॉडी, जल्दी बोलो, कौन है यहाँ पे रेसिपेंट? ट्रस्ट ना। राहुल ध्यान से देखो, जो बंदा पैसा दे रहा है वो रेसिपेंट होता है। यहाँ पे पैसा किसने दिया? मिस्टर ए। वेरी गुड गरिमा, श्रेया, पद्मावती, शुभम, रेणुका। तो रेसिपेंट इज मिस्टर ए, ठीक है? और रेसिपेंट मिस्टर ए तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो ये सप्लायर हो जाएगा, कॉमन सेंस है। क्या सप्लायर ने, रेसिपेंट ने जब रुपया दिया सप्लायर को, क्या सप्लायर ने उस रुपए को रेसिपेंट के लिए यूज किया? क्या रेसिपेंट के लिए कुछ किया? क्या क्विड प्रो क्यू यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या कि चैरिटेबल ट्रस्ट हैज डन समथिंग फॉर मिस्टर ए विच हैज बेनिफिटेड मिस्टर ए? ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, इसने तो सिर्फ गरीबों की मदद की, और वो लिंक्ड भी नहीं है, वो मिस्टर ए से लिंक भी नहीं है, तो कुछ नहीं किया। तो क्या क्विड प्रो क्यू अगर नहीं है तो क्या कंसिडरेशन होगा? द आंसर इज नो, कंसिडरेशन ही नहीं बनेगा, बिकॉज क्विड प्रो क्यू नहीं है। अगर कंसिडरेशन, एवरीबॉडी द लिंक आ रहा है यहां पे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सप्लाई बनेगी? क्या? द आंसर इज नो, सप्लाई नहीं बनेगी। अगर सप्लाई नहीं बनेगी तो क्या जीएसटी लगेगा क्या इस वाले ट्रांजैक्शन पे? द आंसर इज नो।
नहीं लगेगा। कैसे सोचा, थिंकिंग पैटर्न हमने क्या रखी, सबसे पहले हमने देखा सप्लाई का तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। अभी बस एक चीज समझना, जो भी अपने एग्जांपल करेंगे ना सब बिजनेस से रिलेटेड है, बार बार नहीं बोलूंगा, सारा बिजनेस वाला कंडीशन फुलफिल है, ठीक। रुपया दिया, बट जैसे रुपया दिया तो अपने को पता चला कि ये कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज क्विड प्रो क्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अब इसको मैं थोड़ा सा मोल्ड करता हूं। मिस्टर ए ने रुपए दिए चैरिटेबल ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट ने उससे एक चैरिटी पार्टी ऑर्गेनाइज करी, क्या अभी तक क्विड प्रो क्यू हुआ है क्या? सिर्फ पार्टी ऑर्गेनाइज करना क्विड प्रो क्यू सेटिस्फाई करता है क्या? आंसर इज नो, अभी थोड़ी सेटिस्फाई करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट उस पार्टी में उसने एक बैनर लगाया और उस बैनर में लिखा था कि डोनेटेड या ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर ए, ओनर ऑफ ए एंड बी एसोसिएट्स। अब बताओ, क्या चैरिटेबल ट्रस्ट ने मिस्टर ए के लिए कुछ कर दिया क्या? हाँ, क्या किया? बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस का एडवर्टीजमेंट, बिजनेस का प्रचार। क्या क्विड प्रो क्यू एग्जिस्टेंस में आ गया क्या? यस। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन है, हाँ है। मैंने बोला बिजनेस है क्या? हाँ बिजनेस रहेगी। कंसिडरेशन क्यों है? बिकॉज क्विड प्रो क्यू एग्जिस्टेंस में आ गया, इसने कुछ कर दिया। बिजनेस है, हाँ बिजनेस है। क्या सर्विस है क्या? तो ध्यान से देखो, इसने कुछ किया है तो कुछ करना भी तो सर्विस होती है, कुछ करना ही तो ऑब्वियसली सर्विस होती है। चैरिटेबल ट्रस्ट इज अ सप्लायर, ही हैज डन समथिंग फॉर द रेसिपेंट, तो कुछ करना इज सर्विस, तो इसने सर्विस कर दी। क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? हाँ। सप्लाई हो गया, हाँ। क्या इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आ जाएगा? द आंसर इज यस, इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, मिस्टर ए ने रुपया दिया चैरिटेबल ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, उस पार्टी के बाहर एक बड़ा, पार्टी के अंदर एक बड़ा सा बैनर लगा दिया कि ऑर्गेनाइज या डोनेटेड बाय मिस्टर ए, ओनर ऑफ ए एंड बी एसोसिएट। इस सिनेरियो में क्विड प्रो क्यू एग्जिस्टेंस में आ गया, कंसिडरेशन हो गया, सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड चल रहा है, बिजनेस हो गया। और ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा यहाँ पे सप्लाई फिर एग्जिस्टेंस सर्विस हो गई, कुछ करना सर्विस हो गई, सप्लाई एग्जिस्टेंस में आ गया एंड जीएसटी इस पे एप्लीकेबल हो गया। तो सर कैसे पता चलेगा कि अगर कोई पर्सन डोनेशन दे रहा है तो वो डोनेशन जो है वो किस पर्पस के लिए, क्विड प्रो क्यू एग्जिस्टेंस में आएगा कि नहीं आएगा? कुछ तो होगा ना, क्या बेसिस हो सकता है? सर थिंकिंग पैटर्न तो हमको समझ में आया, बट एग्जाम में लिखेंगे कैसे? तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए। डोनेशन देने का दो तरीका, दो होता है, एक फेम होता है, ठीक है। डोनेशन क्यों देते हैं? फेम के लिए देते हैं। फेम के दो तरीके होते हैं, या तो पर्सनल फेम चाहिए मेरे को, या तो बिजनेस वाला फेम चाहिए। अगर पर्सनल फेम है तब तो बात ही खत्म हो गई, जीएसटी आएगा नहीं, बिकॉज जीएसटी सप्लाई होने के लिए 3 कंपोनेंट, बिजनेस वाला एक कंपोनेंट था। अगर पर्सनल फेम के लिए तुमने डोनेशन दिया है तो बात खत्म हो गई, जीएसटी आएगा नहीं। बट अगर बिजनेस के लिए दिया है तब जीएसटी आएगा, बिकॉज वो सप्लाई बन जाएगा। कैसे पता चलेगा वो पर्सनल है? तो ये 3 कंडीशन आंसर का पार्ट होना चाहिए, याद रखना। आंसर में अगर ये 3 पॉइंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 पॉइंट क्या है? जो भी तुमने डोनेशन दिया वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना। सेकंड पॉइंट क्या है? उसका कैरेक्टर गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए, कोई और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? ये फिलैंथ्रोपिक पर्पस के लिए होना चाहिए, यानी कोई भी कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, यानी तुम्हारे बिजनेस का एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। तो गिफ्ट या डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट एंड पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो ये पर्सनल नेचर का डोनेशन हो जाएगा। पर्सनल नेशन का डोनेशन हो जाएगा तो उस सिनेरियो में सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। यानी क्यूमुलेटिवली तुमको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तीनों में से एक भी ब्रीच हुआ तो फिर वो बिजनेस नेचर का हो जाएगा एंड उस पर फिर सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा तो उस पर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। मिस्टर ए ने चैरिटेबल ट्रस्ट को रुपया दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक चैरिटी ऑर्गेनाइज की एंड चैरिटी ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें बैनर लगा दिया डोनेटेड बाय मिस्टर ए, बस इतना ही लिखा। अब बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन में क्विड प्रो क्यू सेटिस्फाई हो रहा है? क्या यहाँ पे जीएसटी आएगा? शाबाश, क्या बात है। ओह, क्या किससे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? कौन सा टीचर है तुम लोग का इतना अच्छा पढ़ा रहा है? वाह गजब, क्या बात। नो 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 नो, क्यों? बिकॉज रीजन बीइंग कोई कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, ये पर्सनल नेचर का हो गया। और अगर पर्सनल नेचर का हो गया
तो फिर सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज सब कुछ सप्लाई पे डिपेंड करता है। शाबाश दोस्तों, ये हुई ना बात। अब मान लो ये पेंटिंग, जल्दी बताओ किसकी पेंटिंग है, कौन कौन इस पेंटिंग को पहचान पा रहा है? मेरे को नहीं सुनाई दे रहा, कौन पहचान पा रहा है सर ये पेंटिंग कौन सी है? वेलकम मूवी, मजनू भाई की पेंटिंग, मजनू भाई की पेंटिंग। इसमें होश उड़ जाता है ना तुम लोग, इसमें नींद खुल जाता है ना तुम लोग का। ठीक है, चलो। अब मजनू भाई की एक पेंटिंग है, मजनू भाई ने मस्त पेंटिंग बनाया, उस पेंटिंग को वो जाके जमा कर देते हैं, एक जमा नहीं कर देते, एक एग्जीबिशन में जाके रख देते हैं। एग्जीबिशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बता देता हूं, एग्जीबिशन सेल नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ एग्जिबिट करेंगे, सिर्फ लाके दिखा देंगे कि इसने ये पेंटिंग बनाई है। तो मेरे को बताओ, क्या एग्जीबिशन वाले पेंटर को कोई रुपया देते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, कोई रुपया नहीं देते, वो बस उसकी पेंटिंग को वहां पे लटका देते हैं, ठीक है, कोई रुपया नहीं। तो क्या इस सिनेरियो में कोई भी जीएसटी आएगी क्या, कोई भी सप्लाई होगा क्या? तो सप्लाई के 3 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट क्या था? कंसीडरेशन। तो जब कंसीडरेशन ही नहीं है तो फिर आगे पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 अभी अपने पढ़ नहीं रहे, तो अपने लिए कंसीडरेशन नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। बट मान लो होता क्या, ये जो पेंटिंग है ना, ये एग्जीबिशन में रखी थी, और एग्जीबिशन में आती है कोई, ठीक है, यही आती है, ठीक है, एग्जीबिशन में यही आती है, और इसको पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये पेंटिंग बोलती है मैं खरीदूंगी, बोला यहाँ पे सेल नहीं होता है, नहीं ये पेंटिंग मैं खरीदूंगी, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी, पेंटिंग हो जाती है सेल। बताओ अब जीएसटी आएगा क्या? द आंसर इज यस। कैसे? कंसिडरेशन है, बिजनेस है, गुड्स है। गुड्स कैसे? एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स। पेंटिंग मूवेबल होती है? हाँ सर मूवेबल होती है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या बना? सप्लाई। सप्लाई बन गया तो जीएसटी आ जाएगा। आंसर तो आप लोग दे रहे हो, बट क्या आप इस पैटर्न में सोच पा रहे हो? बिकॉज आंसर अपने को इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। पहले तीनों कंडीशन। बिजनेस कैसे हुआ? पेंटर का बिजनेस है ना पेंटिंग करना, उसका तो धंधा है ये काम करना, ठीक है। अब बिजनेस के बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस समझो कि जो एग्जांपल दे रहा हूं सब बिजनेस वाले हैं, ठीक है। तो बिजनेस है, गुड्स है, कंसिडरेशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, तो इट इज सप्लाई। सप्लाई है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल है एकदम। हाँ सर एकदम सिंपल है। तो ये रहा। An important feature of consideration is quid pro quo, something for something. Donation received by charitable organization are treated as consideration only if there exists quid pro quo. यानी एक ऑब्लिगेशन है कि वो कुछ करेगा रेसिपेंट के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो ही क्विड प्रो क्यू है, तो ही कंसिडरेशन है, तो ही सप्लाई है, तो ही जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये 3 कंडीशन क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई कर लोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। एक भी कंडीशन ब्रीच कर लोगे तो फिर वो बिजनेस पर्पस का हो जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्या 3 कंडीशन है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना, कैरेक्टर गिफ्ट होना चाहिए, पर्पस फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए। तीनों फुलफिल कर लोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, एक भी ब्रीच किया तो जीएसटी लग जाएगा। कोई भी आर्ट वर्क जो आर्टिस्ट गैलरी को देता है एग्जीबिशन के लिए, तो ये सप्लाई नहीं है, बिकॉज कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं होता है गैलरी से आर्टिस्ट को। बट अगर वहां जाके सेल हो जाता है तब वो कंसिडरेशन आ गया, तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी एंड वो अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन बहुत बड़ी दी गई है, ठीक है, अपने लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज आपको पता है बिजनेस क्या। बिजनेस वो होता है जो आप जानते हो, जो भी चीज आप समझते हो वो बिजनेस होता है। दुकानदार, रिटेलर, होलसेलर, सर्विस प्रोवाइडर, सैलून की दुकान, हर एक चीज बिजनेस होती है जो भी आप जानते हो। मेरे को बस तुमको एक एडिशनल चीज बताना है, जो मैं बता दूंगा तो बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हनी पाजी, ठीक है, हनी पाजी ने एक सॉन्ग बनाया, वो सॉन्ग की राइट इज ऑल्सो सर्विस, बिकॉज एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। तो गुड्स तो होती नहीं है राइट्स, तो राइट्स इज ऑल्सो सर्विस। हनी पाजी ने क्या किया? राइट्स ट्रांसफर कर दिया टी सीरीज को। अब टी सीरीज हनी पाजी फ्री में तो करेंगे नहीं ना, बदले में कुछ रुपए लेंगे, तो उन्होंने 1 रुपया लिया। अब बताओ, हनी पाजी ने रुपया लिया, ठीक है, रुपया दिया किसने? टी सीरीज ने रुपया दिया, राइट। तो जो पर्सन रुपया देता है वो कौन होता है? रेसिपेंट। तो टी सीरीज क्या हुआ? रेसिपेंट। एक ही पार्टी है तो ऑब्वियसली सप्लायर कौन हुए? हनी पाजी। तो हनी पाजी हुए सप्लायर, टी सीरीज हुआ रेसिपेंट। अब देखते हैं एक एक करके।
क्या गाना गाना हनी पाजी का बिजनेस है क्या? ऑब्वियसली गाना गाना ही उसका काम है, वही उसका काम है। तो बिजनेस सेटिस्फाइड। कंसिडरेशन है क्या? अरे बहुत रुपए मिले, ठीक है, तो कंसिडरेशन है। उसके बाद सर्विस है क्या? तो मैंने बोला राइट ट्रांसफर करना किसी गाने की, वो भी सर्विस होती है, तो सर्विस भी है। तो क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड? द आंसर इज यस। सप्लाई, सप्लाई होगा तो जीएसटी आएगा क्या? द आंसर इज यस, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। नाउ अब मैं था, ठीक है, मैं मस्त गाना गा रहा था, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, ऐसे करके मैं गाना गा, बाजू से टी सीरीज का मालिक गुजर रहा था। अब टी सीरीज के मालिक को मेरा गाना बहुत ज्यादा पसंद आ गया, बहुत ज्यादा। वो बोला कि मेरे को एक काम करो, तुम मेरे लिए एक गाना गा दो। तो मैंने बोला मेरा काम नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, गाना गाना मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं तुम गा दो, तुम बहुत मस्त गाते हो, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या गाना गाया तुमने। मैंने बोला अरे यार नहीं गा पाऊंगा, पढ़ाना काम है, मेरे को क्लासेस छोड़ने पड़ेंगे, ये वो। तो उसने बोला ये लो 1 करोड़ रुपया। बोला है 1 करोड़ कब आना, बताओ। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ठीक है। तो 1 करोड़ में मैंने गाना गा दिया, मैंने गाना गा के गाने का राइट इसको ट्रांसफर कर दिया, वही सेम चीज है। मैं हो गया सप्लायर, ये हो गया रेसिपेंट, इसने मुझे दिया रुपया, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राइट ट्रांसफर किया मतलब सर्विस दी क्या मैंने? हाँ सर्विस दी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंसिडरेशन है क्या? अरे भैया 1 करोड़ रुपया दे रहा है, कंसिडरेशन ही कंसिडरेशन है। रुपया दिया, मैंने गाना गाया, समथिंग फॉर समथिंग एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो कंसिडरेशन। बिजनेस है क्या? क्या मेरा काम गाना गाना है क्या? नहीं। तो सर हमको लग रहा है ना बिजनेस नहीं है, तो जो तुमको लग रहा है ना वो लॉ को नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लॉ को क्या लग रहा है? लॉ को लग रहा है कि बिजनेस है, बिकॉज लॉ में एक बहुत क्लियर लाइन लिखी है, कोई भी काम भले ही तुम एक बार करो वो भी बिजनेस हो जाता है। फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी मैटर नहीं करता है। कोई भी काम अगर एक बार भी किया तो भी वो बिजनेस हो जाता है, ठीक है। तुमने देखा कि अगर मैं गाना गा के गाना की राइट देता हूं और बदले में कंसिडरेशन लेता हूं, तो गाना गाना मेरा काम नहीं है, बट सिंस मैंने एक बार भी अगर गाना गाया है तो वो भी बिजनेस हो जाएगा, और उसको भी सप्लाई बोलेंगे और उस पर भी जीएसटी आ जाएगा। तो बिजनेस मतलब क्या होता है, जो हम जानते हैं वो तो होता ही है, उसके अलावा अगर हम कोई काम एक बार भी करते हैं तो वो भी बिजनेस हो जाता है। कंटिन्यूटी, फ्रीक्वेंसी एंड रेगुलरिटी मैटर नहीं करता है, ठीक है। कंटिन्यूटी, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी ये सब मैटर नहीं करता है। हाँ राहुल, वो वाला भी अपने देखेंगे, उसको अपने देखेंगे, बोला ना सर्कुलर पेंडिंग अपना एंड में उसको देखेंगे, वहां पे उसको कवर करेंगे, फोरबियरेंस बोलते हैं उसको। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैं हूं, ठीक है, मेरे पास मेरी एक पर्सनल थार पड़ी हुई थी। अब ये जो थार थी मेरी, मैंने इसको कर दिया सेल, ठीक है। अब थार को मैंने किया सेल, एक पर्सनल कार थी, मैंने उसको बेच दिया। अब बेच दिया तो ऑब्वियसली मेरे को रुपया मिला होगा, मान लो मिस्टर ए से मेरे को रुपया मिला होगा, तो रेसिपेंट कौन होगा? मिस्टर ए। सप्लायर कौन होगा? मैं हूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान से देखना, बिजनेस अपने को सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस है कि नहीं। तो मैंने अपनी पर्सनल कार बेची, तो अब याद रखना एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि कोई काम अगर एक बार भी किया तो बिजनेस, एक बार भी अगर अपनी गाड़ी बेची तो बिजनेस, बट ध्यान से देखो, पर्सनल कार बेची है, तो पर्सनल और बिजनेस में एक थिन लाइन की डिफरेंस होती है जो अपने को पता होनी चाहिए। अगर पर्सनल है तो जीएसटी नहीं आएगा, और अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है तभी जीएसटी आएगा, ठीक है। तो पर्सनल वाले केस में जीएसटी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तुमने क्या देखा, बिजनेस मतलब जो हम जानते हैं वो तो होता है, बट बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड वोकेशन, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट। मतलब जरूरी नहीं है कि एवरीडे करो, एक बार भी किया तो भी वो तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा। बट पर्सनल यूज वाली चीज थोड़ी अलग होती है। पर्सनल यूज पे अपने को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन की, पर्सनल की बात तो नहीं कर रहा है ना। अगर पर्सनल की बात कर रहा है तब तो वो सप्लाई नहीं है, बिकॉज वो बिजनेस नहीं है, एंड सप्लाई नहीं है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा।
ओके, गॉट इट। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा सप्लाई होने के 3 कंडीशन, गुड सर्विसेज होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 के तहत डीम सप्लाई मान लेंगे। शेड्यूल 3 सबका पापा बोलता है कि अगर सप्लाई है फिर भी हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। गुड्स मतलब कुछ भी जो मूवेबल है, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। दोनों में मनी और सिक्योरिटी को एक्सक्लूड करके रखा हुआ है, बट पैसे से पैसे कमा रहे तो उस पर जीएसटी आ जाएगा, बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट है। एंड अगर अपने ब्रोकरेज दे रहे तो उस पर तो जीएसटी आएगा। फिर बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई क्या होता है? कोई भी चीज अगर अपने सेल करे, ट्रांसफर करे, बाटा करे, एक्सचेंज करे, सब कुछ सप्लाई है, जो भी हम जानते हैं एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कोई भी पेमेंट या तो हम करेंगे या तो करने वाले मनी में, या तो अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट एंड फॉर बिजनेस। बट कीवर्ड क्या है? क्विड प्रो क्यू, समथिंग फॉर समथिंग होना जरूरी है। डोनेशन के लिए 3 पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चैरिटेबल ट्रस्ट को देना, कैरेक्टर डोनेशन होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए। तीनों फुलफिल कर दोगे तो पर्सनल नेचर का हो जाएगा और इस पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। एक भी ब्रीच हो गया तो ये बिजनेस नेचर का हो जाएगा और इस पे जीएसटी आ जाएगा। बिजनेस मतलब जो हम जानते हैं वो तो बिजनेस होता ही है, बट अगर फ्रीक्वेंसी एक बार भी किया तो भी बिजनेस। फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ये सब मैटर नहीं करता है। आई क्लियर क्लियर? चले आगे बढ़े। स्पीड ठीक है? कम ज्यादा कुछ करना है? नहीं सर, स्पीड सही है। कैमरा ऑन कर लो सर, क्योंकि दिख नहीं रहा मेरे सर, हम लोग दिखेंगे नहीं। अब अनदर इंपॉर्टेंट सर्कुलर की तरफ अपने चलते हैं, ठीक है? 1 मिनट रुकना। ओके, चलो आ जाओ सब कहाँ हो, कहाँ हो? बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर करने जा रहे हैं अपने। आ जाओ सब कोई। उठ जाओ सब। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो, अब एक कंपनी है, ठीक है? उस कंपनी को एक लैंड में रिसर्च किया उसने। उस लैंड में उसको पता चला कि इसके अंदर पेट्रोलियम है, ठीक है? रॉ पेट्रोलियम है जिसको प्रोसेस करके पेट्रोल बना के अपने सेल कर सकते हैं। उसको एक लैंड पता चली। तो उसको जो लैंड पता चली वो पता चली राजस्थान में। तो कंपनी चली गई राजस्थान गवर्नमेंट के पास। उसको जाके उसने बोला कि यहाँ पे एक लैंड है, ये लैंड मेरे को लीज पे दे दो एंड बदले में हम यहाँ पे पेट्रोल निकालेंगे। अब जो गवर्नमेंट है वो पागल तो है नहीं ना, उसको पता है कि अगर यहाँ से पेट्रोल निकलेगा तो मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है? अभी भी कम टू राजस्थान। तो अब वो क्या करेगी? अब वो बोलेगी एक काम करो, हम तुमको ये लीज पे तो दे देंगे, इससे तुम पेट्रोल निकालो। चलो निकालते हैं। तो हमने रॉ ऑयल निकाला। उस रॉ ऑयल को तुम प्रोसेस करो। तो हमने उस रॉ ऑयल को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद तुम उसको मार्केट में लेके जाओ। तो कंपनी उस रॉ ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल बना के मार्केट में लेके चली गई। मार्केट में ले जाने के बाद मान लो तुमने अगर उसको 120 में सेल किया, ठीक है, मार्केट में, तो जो तुम्हारी पहले जो 20 रुपीज कॉस्ट लगी है उसको प्रोसेस करके बाहर निकालने में, प्रोसेस करने में, एक्सट्रैक्शन में जो भी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट माइनस कर दो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा 100 का, वो गवर्नमेंट और कंपनी आपस में एक रेशियो में, जो भी वो डिसाइड करेगी उस रेशियो में बांट लेगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लो 2:1 के रेशियो में बांट लेगी। तो हमने क्या देखा? एक कंपनी है, उसको एक लैंड में पता चला कि रॉ ऑयल है यहाँ पे, इसको प्रोसेस करके अपने पेट्रोल बना सकते हैं। वो गवर्नमेंट के पास गई। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो हम तुम्हें लैंड बेचेंगे तो नहीं, बट तुम लीज पे ले लो और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरे साथ कि जब तुम उस रॉ ऑयल को निकाल लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे, प्रोसेस कर लोगे और मार्केट में जाके सेल करोगे, तो सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होगा, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट, प्रॉफिट कब आता है? सेल माइनस कॉस्ट से। तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट गवर्नमेंट और कंपनी आपस में बांट लेगी, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक पॉइंट आया, एक क्वेश्चन रेज हुआ कि सेलिंग प्राइस कितनी है? 120, ठीक है? और ये जो 20 कॉस्ट है, ये 20 की कॉस्ट इनिशियली किसने बियर की थी? तो इनिशियली ये कॉस्ट बियर किया था कंपनी ने, बिकॉज एक्सट्रैक्शन उसने किया, प्रोसेस उसने किया, मार्केट तक वो लेके आया, तो ये कॉस्ट बियर किया था कंपनी। तो
क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये 120 में से जो 20 माइनस कर रहे हैं, ये कंपनी को हम उसका हिस्सा पहले ही दे रहे हैं क्या? क्या कंपनी को हम 20 ऑलरेडी पे कर दे रहे हैं एज अ कंसिडरेशन? क्या गवर्नमेंट 20 रुपीज कंपनी को पे कर दे रही है एज अ कंसिडरेशन? तो तुमको अगर देख के ऐसा लग रहा है तो इट इज नॉट लाइक दैट। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को माइनस किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी ऑन बिहाफ ऑफ दी तुम्हारा गवर्नमेंट एंड कंपनी ने बियर किया था। अल्टीमेट स्प्लिट किसका हो रहा है? अल्टीमेटली जो स्प्लिट हो रहा है वो हो रहा है प्रॉफिट। तो जो जीएसटी आना चाहिए वो किस पे आना चाहिए? प्रॉफिट पे आना चाहिए। कॉस्ट पे जीएसटी नहीं आना चाहिए। जो कॉस्ट ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट कि गवर्नमेंट कंपनी को पेमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कंपनी को सिर्फ रीइंबर्स कर रही है। इसको क्या बोल सकते हैं? रीइंबर्स कर सकती है। बिकॉज कॉस्ट जब तक माइनस नहीं करेंगे सेलिंग प्राइस से, तब तक प्रॉफिट आएगा ही नहीं। इसीलिए अपने से वो कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं। दिस कॉस्ट इज नॉट अ पेमेंट बाय द गवर्नमेंट टू द कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर? तो इसकी जो एक समरी बनती है वो ये बनती है कि इस कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम, इस प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉस्ट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट पेट्रोलियम। प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। तो एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो भी कॉस्ट पेट्रोलियम होता है वो टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। तो एक्सट्रैक्शन करने पे कोई भी अपने जो कॉस्ट पेट्रोलियम है, यानी जो कॉस्ट माइनस करते हैं, वो कॉस्ट कंसिडरेशन नहीं है और वो टैक्सेबल नहीं होगा। जो प्रॉफिट अपने बांट रहे हैं, जिसको प्रॉफिट पेट्रोलियम बोलते हैं, तो प्रॉफिट पेट्रोलियम टैक्सेबल है बट हाल फिलहाल के लिए एग्जाम्प्ट करके रखा है। टैक्सेबल है बट हाल फिलहाल के लिए एग्जाम्प्ट करके रखा है। नोटिफिकेशन नंबर 5 2018 लर्न करने की नीड नहीं। टैक्सेबल है बट हाल फिलहाल के लिए एग्जाम्प्ट है। तो इसको एक रीड करते तो अब तुमको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। When an oil exploration and production contractor get a license या lease to explore या mine the petroleum crude from the government, it enters into profit sharing contract. प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है लाइसेंसर और लाइसेंसी का। गवर्नमेंट लाइसेंसर है, कंपनी लाइसेंसी है, ये रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। एज पर प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर जब भी डिस्कवर करेगा ऑयल, तो सबसे पहले वो रिकवर करेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सप्रेस इनकर्ड इन एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको वो प्रॉफिट माइनस करेगा सेलिंग प्राइस में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, उसमें से आएगा प्रॉफिट पेट्रोलियम, उस प्रॉफिट पेट्रोलियम को वो करेगा डिस्ट्रीब्यूट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है इसको प्यार से अपने बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। क्या? कॉस्ट पेट्रोलियम। कॉस्ट लगा है पेट्रोल को निकालने का, कॉस्ट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम कोई कंसिडरेशन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, बिकॉज इसने कोई सर्विस थोड़ी ना दिया है। क्या एक्सट्रैक्शन करना सर्विस है? कोई सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है या खुद के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है? खुद के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है। प्रॉफिट भले ही स्प्लिट हो रहा है बट वो एक्सट्रैक्शन खुद के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहा है। क्विड प्रो क्यू यहां पे एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट टैक्सेबल एंड प्रॉफिट पेट्रोलियम इज टैक्सेबल बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा। सर एग्जाम में आएगा तो अपने को क्या लिखना है? तो एग्जाम में सबसे पहले तो तुमको लिखना है कि प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट के हिसाब से ये लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं। जो रिलेशनशिप होता है वो लाइसेंसर और लाइसेंसी का होता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले क्या माइनस करेगा? कॉस्ट पेट्रोलियम, एंड फिर जो बच जाएगा वो बनेगा प्रॉफिट पेट्रोलियम, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर होगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंपनी। फिफ्थ पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज नॉट कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि प्रॉफिट पेट्रोलियम इज टैक्सेबल बट फॉर एज ऑफ नाउ इट इज एक्सेप्ट। ठीक, 6 पॉइंट में पूरा आंसर कंप्लीट करेंगे एंड फुल मार्क्स लेके जाएंगे। थ्योरी सबसे ज्यादा इजी होता है अगर तुम उसको अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है, उसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर पॉइंटर्स अपने को पता है कि अपने को क्या क्या लिखना है, उसके बाद तो बस सिर्फ ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश या जो भी तुम्हारी मदर टंग है उससे तुमको उसको ट्रांसलेट करना है। बाकी काम पूरा इजी है। मेन है ये 6 पॉइंट, जैसे इस क्वेश्चन में ये 6 पॉइंट अगर तुमने लिख लिया तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं पे भी तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। गॉट इट? ओके, अब चलते दूसरे सर्कुलर की तरफ। नहीं भी बोलूंगा तो भी समझ जाओगे।
money. Is money taxable or not? The answer is no, because ये सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, ना गुड्स है ना सर्विस है, गुड सर्विस नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। सिमिलरली जो सीपीसीडी होता है, कॉमर्शियल पेपर एंड कॉमर्शियल डिपॉजिट जो होता है, वो भी मनी होता है, और अगर ये मनी होता है तो ये गुड्स भी नहीं है, सर्विस नहीं है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को बोला गया कि डेरिवेटिव इज सिक्योरिटीज। अगर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज है तो ना तो वो गुड्स है ना तो वो सर्विस है। अगर वो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। तो क्या डेरिवेटिव इज टैक्सेबल? द आंसर इज नो, डेरिवेटिव इज नॉट टैक्सेबल। वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये आप लोग एसएफए में पढ़े, आप लोग को बेटर पता होता है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इज नाइदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। क्या पीछे जा पा रहे हो कॉन्सेप्ट में? पीछे 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 जाके आंसर निकाल पा रहे हो? आंसर निकाल पा रहे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इज नाइदर गुड्स और सर्विसेज, तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। बट क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल डिलीवरी हो सकता है क्या? हाँ, दोनों में फिजिकल डिलीवरी भी इन्वॉल्व हो सकता है। जनरली फिजिकल डिलीवरी नहीं होता, सेट ऑफ करके जो भी प्रॉफिट एंड गेन होता है वो अपने बुक कर लेते हैं, बट कभी कभी फिजिकल डिलीवरी भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तब वो सिक्योरिटी, डेरिवेटिव का स्टेटस खो देगा, तब वो सिक्योरिटीज नहीं रहेगा। उस सिनेरियो में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी, कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी, बट अगर एक्चुअल डिलीवरी है तब वो टैक्सेबल हो जाएगा एज सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज एक्चुअल डिलीवरी उसमें इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट को बोला गया कि ये सिक्योरिटी है, और अगर सिक्योरिटी है तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज ना तो ये गुड्स है ना तो सर्विसेज, गुड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट को अपने एक्सक्लूड करके रखे हैं सप्लाई से, इसलिए टैक्सेबल नहीं है। एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ये तुमने एसएफएम वगैरह में पढ़ा होगा, ये उसकी बात कर रहा है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट, जल्दी से बताओ, जो इंटरेस्ट अपने अर्न करते हैं क्या वो टैक्सेबल होता है? द आंसर इज यस, टैक्सेबल होता है, बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। टैक्सेबल तो होता है बट हाल फिलहाल के लिए अपने उसको एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, कोई भी इंटरेस्ट है, हाल फिलहाल के लिए वो एग्जेम्प्ट है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा? हमने देखा मनी इंक्लूडिंग सीपीसीडी नॉट टैक्सेबल, बिकॉज मनी है, मनी है तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी है तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं। बट अगर फिजिक एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है इसमें तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा एज गुड्स, टैक्सेबल एज सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज फिजिकल डिलीवरीज इन्वॉल्व हो गई इसमें। नेक्स्ट, सिक्योर्ड डेट टैक्सेबल नहीं होता, बिकॉज ये सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, इसलिए टैक्सेबल। ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये एक्सक्लूड करते हैं अपने तुम्हारा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। और इंटरेस्ट और डिस्काउंट टैक्सेबल होता है, बट हाल फिलहाल के लिए अपने इसको एग्जेम्प्ट करके रखे हैं। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल डिपॉजिट, सीपीसीडी। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अमेंडमेंट भी है, बट अगर ये नहीं भी लिखता ना तो भी तुम इसका आंसर दे देते। अगर ये मैं तुमको नहीं दिखाता हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है। एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का शेयर होल्ड करती है, तो बताओ जो सब्सिडरी का शेयर होल्ड कर रही है, क्या ये कोई सर्विस दे रही है क्या उस सब्सिडरी को? क्या कोई सर्विस है क्या उसका शेयर होल्ड करना? क्या सब्सिडरी के लिए कुछ कर रही है क्या? द आंसर इज नो। तो क्या इस पे जीएसटी आएगा क्या? द आंसर इज नो, कोई जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज उसके लिए कुछ कर थोड़ी रही है, वो तो बस खरीद रही है। इट इज मोर लाइक परचेजिंग सिक्योरिटी। जैसे हम सिक्योरिटी खरीदते हैं, वैसे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी की सिक्योरिटी खरीदी है, सिंपल है, उसने शेयर परचेज करके रखा है। तो होल्डिंग कंपनी जो शेयर होल्ड करके रखती है सब्सिडरी का, दैट इज नॉट टैक्सेबल, बिकॉज ये सिक्योरिटीज और इसमें कोई भी वो उसके लिए कुछ कर नहीं रही। इट इज नॉट कि उसके लिए होल्ड किया है हमने। तो अमेंडमेंट क्या बोलता है?
The activity of holding shares of subsidiary company by holding company cannot be treated as supply of service by an holding company to the said subsidiary company and cannot be taxed under GST. अगर ये अमेंडमेंट नहीं भी आता तो भी तुम इसका आंसर कर लेते क्या? बिल्कुल कर लेते। तो सिंपल सा कोई अमेंड, ये मोर ऑफ लाइक क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये अपने को ऑलरेडी पता था, नहीं भी पता था तो अपने इसको कर लिया। अभी एक ताजा करारा एंट्री हुआ है और उस एंट्री का नाम है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो इसको एक साथ लेंगे, इसमें बहुत सारे प्रोविजन एक साथ आए हुए हैं, तो इसको एक साथ एक जगह अपने मिलके करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग मतलब हो गया तुम्हारा ड्रीम 11 हो गया और इस टाइप के जितने भी है उसकी बात कर रहा है। उस पे भी अब जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इनकम टैक्स में भी उसमें टैक्स लगना शुरू हो गया एंड जीएसटी में भी उसमें जीएसटी लगना शुरू हो गया। तो इसको एक साथ एक जगह इकट्ठा करके तब इसको पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि उस पे जीएसटी लगता है। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे देखी। ठीक है, चलो एक बार इसको क्विक रीडिंग कर लो। बुक आ गई क्या तुम लोग के पास? अभी तक नहीं पहुंची ना? अभी तक कल मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी बहुत लोग के पास। राजस्थान वाले लोगों के पास तो जल्दी आ जाएगी। यस सर आ गई। दीपेंद्र आ गई क्या? वीडियो फोटो या वीडियो भेजना एक बार। ठीक है, ग्रुप में भेजना, मेरे पास नहीं आई अभी तक। कंसाइनमेंट नंबर है डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं आई, आ जाएगी कल परसों तक आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। स्टार्ट तो गई। दिखाओ एक बार, दिखाओ तो एक बार शिखा, देखे तो। वाह क्या बुक है, वाह। जवाब महाराष्ट्र में कब तक आएगी? कल तक आ जाएगी। महाराष्ट्र तो पास में ही है। कंपाइलर, वाह अच्छा डिजाइन है, अच्छा लग रहा है। मिदनापुर, मिदनापुर में टाइम लगेगा आने में। मिदनापुर में तो मेरे पास जिस दिन आएगी उस दिन तुम्हारे पास आ जाएगी, साथ में आएगी अपने पास। हाँ? यहाँ से डिलीवरी नहीं हो रहा है ना, राजस्थान से डिलीवरी हो रहा है इसीलिए। चलो दिखाओ दीपेंद्र, वाह क्या बात है। फोटो डाल देना, फोटो डाल देना ग्रुप में, टाइम मार देना। सर सेक्शन नंबर कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी नहीं लर्न करेंगे। जहां जो लर्न करना वही वाला लर्न करेंगे, सारे नहीं लर्न करेंगे। चलो स्टार्ट करें, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा, आपको पता है हमने क्या क्या देख लिया? अब पता भी है आपको, पता भी है हम कहाँ पहुंच गए। हमने गुड्स एंड सर्विसेज देख ली, हमने कंसिडरेशन देख लिया, हमने बिजनेस भी देख लिया, हमने सर्कुलर वगैरह भी देख लिया। तो क्या सर सप्लाई खत्म हो गया क्या? अभी ये 3 बाकी है, ये 3 खत्म करेंगे तब पूरा सप्लाई खत्म होगा। अब अपने जा रहे शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? जल्दी एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, उठ जाओ कैमरा ऑन करो। अरे कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? पुराने वाले बैच में सब कैमरा ऑन करते थे, यार सब कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं। वेरी गुड, डीम्ड सप्लाई। तो शेड्यूल 1 क्या बोलता है? डीम्ड सप्लाई, यानी कि अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। तो ऐसे कौन कौन से सिनेरियो है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर आप तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। हाँ तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस, एक बिजनेस एसेट है जिसपे हमने आईटीसी ले रखा है, हम अगर उसको परमानेंटली डिस्पोज करेंगे तो वो डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। यानी ऑफिस का एक लैपटॉप था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको मैंने आईटीसी ले रखा था, मैंने उस लैपटॉप को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। क्या डीम्ड सप्लाई है? द आंसर इज यस। क्या जीएसटी देना पड़ेगा? द आंसर इज यस, जीएसटी देना पड़ेगा। और इसको इन डेप्थ में एनालिसिस करना। फास्ट नहीं जा रहा है ना? नहीं सर फास्ट नहीं जा रहा है। फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, एक फिक्स्ड एसेट है मेरे पास। फर्स्ट केस में 100 रुपीज का फिक्स्ड एसेट था, 18% उस पर जीएसटी लगा था परचेज के टाइम पे। यानी मेरे पास आईटीसी कितना पड़ा हुआ है? 18, 18 का आईटीसी मेरे पास पड़ा है जो हमने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, हमने यूटिलाइज कर लिया। हमने इसको स्क्रैप में निकाल दिया 40 में। बताओ क्या ये डीम्ड सप्लाई है? हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं है, ये डीम्ड सप्लाई नहीं है। डीम्ड सप्लाई कब होता है? जब कंसिडरेशन नहीं होता है। यहाँ पे देखो 40 रुपए है ना, क्वांटम मैटर नहीं करता है।
₹40 है ना, तो ₹40 इज द कंसिडरेशन। और अगर कंसिडरेशन है तो दिस इज नॉट डीम्ड सप्लाई, दिस इज नॉर्मल सप्लाई। क्या है ये? एक नॉर्मल सप्लाई है। कैसे? एसेट बिजनेस का था, हाँ तो बिजनेस हो गया सेटिस्फाइड। एसेट है मतलब गुड्स है, हाँ गुड्स है। ₹40 मिले, कंसिडरेशन मिला, हाँ मिला, तीनों सेटिस्फाइड हो गए, हाँ तो क्या हो गया? सप्लाई। सप्लाई हो गया तो क्या लगेगा? GST लगेगा। ठीक है। दूसरा सिनेरियो, हमने स्क्रैप में नहीं निकाला, हमने इसको फेंक दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब बताओ क्या ये सप्लाई है? हाँ हाँ ना ना, यस, ये क्या है? डीम्ड सप्लाई है। कैसे पता चला? गुड्स है, हाँ गुड्स है ना सर। फिर बिजनेस है, हाँ सर बिजनेस एसेट है। तीसरी चीज कंसिडरेशन, नहीं कंसिडरेशन नहीं है। आईटीसी ले रखा है क्या? थर्ड पॉइंट अपने देखेंगे बिकॉज इस वाले कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आईटीसी हमने ले रखा है, द आंसर इज यस। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड और एक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो अब ये क्या बन जाएगा? डीम्ड सप्लाई। दोनों में डिफरेंस होता है, नॉर्मल सप्लाई और डीम्ड सप्लाई में डिफरेंस होता है। शेड्यूल 1 में हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कंसिडरेशन मतलब नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तभी हम शेड्यूल 1 में जाएंगे। अगर ₹1 भी कंसिडरेशन है तो हम उसको नॉर्मल सप्लाई ट्रीट करेंगे, हम शेड्यूल 1 में जाएंगे ही नहीं। शेड्यूल 1 में जाने का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? कि कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए तभी जाएंगे, अदरवाइज अपने नहीं जाएंगे। ठीक है। तो डीम्ड सप्लाई के लिए अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है कंसिडरेशन वाला। सब फर्स्ट पॉइंट अपने देखने जा रहे हैं फिक्स्ड एसेट वाला। कोई भी बिजनेस एसेट है जिसपे हमने आईटीसी ले रखा है, हम उसको परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में ये बन जाएगा डीम्ड सप्लाई और इस पे जीएसटी आ जाएगी। यानी ऑफिस का एक लैपटॉप है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने कचड़े में फेंक दिया, तो भी मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस। एक धंधा चल रहा था, ठीक है, अचानक से वो धंधा नहीं चला, हमने शटर गिरा के धंधा कर दिया बंद, सारे एसेट हमने फेंक दिए, तो क्या धंधा बंद करने पे भी जीएसटी देना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस। जितने भी बिजनेस एसेट है जिसपे हमने आईटीसी ले रखा है उसको हमने परमानेंटली हटा दिया है, तो धंधा अगर बंद भी कर दिया तो भी जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना तो चाहिए, आ भी रहा होगा, कि सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमने लैपटॉप उठा के फेंक दिया है, टीवी उठा के फेंक दिया, उसको कैसे पता चलेगा? हाँ तो उसको नहीं पता चलेगा, प्रोविजन में सिर्फ प्रोविजन लिखा है, कैसे पकड़ेगा ये नहीं लिखा हुआ है। प्रोविजन कहता है जीएसटी लगेगा, बट रियल लाइफ में लगेगा क्या? तो ऑब्वियसली उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया ऐसे, कहाँ गायब हो गया, तो नहीं लगेगा। बट प्रोविजन में लिखा है एग्जाम पर्पस के लिए लगेगा। एग्जाम पर्पस के लिए अपने को पता होना चाहिए कोई भी फिक्स्ड एसेट या बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट फिक्स्ड एसेट जरूरी नहीं है, कोई भी एसेट हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड, आईटीसी अगर अपने उसमें ले रखे तो फिर अपने को उस फेंक दिया अगर हमने उस पर, तो उसमें हमको जीएसटी देना पड़ेगा। आईटीसी सर रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना, आईटीसी रिवर्स कर लेंगे तो इस शेड्यूल से बच जाएंगे, उसके बारे में आईटीसी में पढ़ेंगे। ठीक, अभी बस जो इसमें लिखा है बस उसी पे ध्यान देंगे। तो बिजनेस एसेट जिसपे हमने आईटीसी ले रखा है परमानेंटली ट्रांसफर करेंगे तो डीम्ड सप्लाई, बट याद रखना अगर रुपया इन्वॉल्व है तो वो नॉर्मल सप्लाई हो जाएगा, जब तक रुपया नहीं है तभी वो डीम्ड सप्लाई के उसमें आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट, जब भी सप्लाई होता है किसी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ, यानी एक रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ हमने सप्लाई की है गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस के लिए अपने कर रहे हैं, तो वो डीम्ड सप्लाई होगा ना। ऑब्वियसली कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। सर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कितना जीएसटी देना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई सेपरेट चैप्टर है, वहां पे अपने देखेंगे कैसे वैल्यू निकाला जाता है, तो वहां पे अपने इसको वैल्यू निकालेंगे। अब बात करते हैं रिलेटेड पर्सन कौन कौन होता है। तो रिलेटेड पर्सन के लिए सबसे पहले बोला गया जो डायरेक्टर एंड ऑफिसर है ऑफ वन अनदर बिजनेस वो रिलेटेड हो जाते हैं। डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस रिलेटेड होते हैं, यानी कंपनी ए कंपनी बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और एक डायरेक्टर एंड ऑफिसर है, एक किसकी कंपनी में किसके कंपनी में, तो सिनेरियो में वो क्या हो जाएंगे? रिलेटेड हो जाएंगे। दूसरा, लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर, यानी एक पार्टनरशिप फर्म के केस में उसका पार्टनर रिलेटेड होता है। यानी अगर एक फर्म है और उस फर्म ने अपने पार्टनर को एक क्या दिया, समझ लो गुड्स स्टॉक जो है वो ट्रांसफर किया, स्टॉक ट्रांसफर किया और बदले में रुपया नहीं लिया, तो क्या डीम्ड सप्लाई बनेगा क्या?
तो ध्यान से देखो, बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस की बात चल रही है, गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, कंसिडरेशन है क्या? नहीं है। क्या रिलेटेड है क्या? फर्म के लिए उसका पार्टनर रिलेटेड होता है क्या? द आंसर इज यस, फर्म के लिए उसका पार्टनर रिलेटेड होता है। तो रिलेटेड है, गुड्स है, बिजनेस है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये डीम्ड सप्लाई हो जाएगा और इस पे जीएसटी आ जाएगा, इस पे जीएसटी आ जाएगा। इनफैक्ट आपको पता है इस वाले केस में कैपिटल गेन भी आता है, कैपिटल गेन जब टीटी पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा, इसमें भी मजा आएगा, मजेदार है ये वाला। सर एक बार प्लीज ये रिपीट कर दो, आ जाओ। एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म ने अपने पार्टनर को स्टॉक ट्रांसफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी रुपए है, रुपए नहीं है, कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं है। इनिशियली सोचेंगे तो सप्लाई के तीन चीज होती है, बिजनेस, कंसिडरेशन, गुड्स एंड सर्विसेज। कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं बनेगा, बट अपने को हिट किया कि शेड्यूल 1 में 5 चीजें लिखी हुई है, क्या ये उसमें फॉल कर रहा है? तो हमको पता चला पार्टनर है और फर्म है, तो ये रिलेटेड में फॉल करेगा, रिलेटेड के लिए यानी पॉइंट नंबर 2 पे फॉल करेगा। पॉइंट नंबर शेड्यूल 2 ने लिखा, पॉइंट नंबर 2 लिखा है, पॉइंट नंबर 2 पे फॉल करेगा। वहां हमने क्या देखा? रिलेटेड होना चाहिए। क्या फर्म और पार्टनर रिलेटेड होते हैं? तो फर्म के लिए पार्टनर उसका रिलेटेड पर्सन होता है। क्या कंसिडरेशन है? नहीं है, तो शेड्यूल 1 में आए अपने। बिजनेस एसेट है क्या, या स्टॉक है क्या? हाँ स्टॉक है, यानी गुड्स है, यानी गुड्स तो है यहाँ पे। बिजनेस के लिए है क्या? ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है, गुड्स है, बिजनेस है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये बन जाएगा डीम्ड सप्लाई और इस पे जीएसटी आ जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? किसी को डाउट है इसमें? कुछ नहीं, चले आगे बढ़े। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड होते हैं। अब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बगल में लिख लो शेड्यूल 3। जब शेड्यूल 3 पढ़ेंगे तो उसको को रिलेट वहां से करके एक ही साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेटेड होते हैं, बस इतना समझो। नेक्स्ट, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, यानी एक दूसरे को अगर वो कंट्रोल करते तो वो भी रिलेटेड बन जाएंगे। या कोई थर्ड पर्सन वो दोनों को कंट्रोल कर रहा है। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? फर्स्ट केस में बोल रहा है ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक, या तो ये इसको कर रहा है, या तो ये इसको कर रहा है, या तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। सर कंट्रोल मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब होता है कि 25% और मोर, या 51% से ज्यादा, या किसी भी तरह वो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, मेजरली कंट्रोल आ रहा है। या कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है दोनों को। देखो इस सिनेरियो में ये दोनों तो रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है? एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो इसको भी कंट्रोल कर रहा है, वो इसको भी कंट्रोल कर रहा है, तो अब क्या होगा? ये तीनों एक दूसरे के रिलेटेड हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे के रिलेटेड हो जाएंगे। तीनों सर कैसे होंगे? देखो, एक दूसरे पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, रिलेटेड, एक दूसरे पे कंट्रोल कर रहा है, रिलेटेड, थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, रिलेटेड, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, यानी इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में वो हमसे बोल रहा है कि 1 2 ये दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तीनों भी रिलेटेड हो जाएंगे। फर्स्ट केस में एक दूसरे कंट्रोल कर रहे हो, रिलेटेड। सेकंड में थर्ड पर्सन दो को कर रहा है, तीनों रिलेटेड। नेक्स्ट केस में दो मिलके थर्ड पर्सन को कर रहे हैं, तीनों रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशनशिप अपने डिफाइन करेंगे। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन भी फ्रेम होगा। अभी बनाऊंगा, अभी एमटी एग्जांपल दिखाऊंगा, एमटी एग्जांपल में मजा आएगा तुम लोग। या 25% और दी मोर ऑफ दी वोटिंग शेयर वगैरह अपने पास, तो वो रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। एक फैमिली के अगर मेंबर हैं तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। यानी अगर अपने को फैमिली पता है, अगर वो फैमिली के डेफिनेशन को फुलफिल करेगा तो वो रिलेटेड के डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। फैमिली मतलब क्या होती है? अपने तो अपने होते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये तुम्हारे रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब ये तुम पे डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। ये बुक में लिखा हुआ है, डोंट वरी। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये तुम्हारे रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब ये तुम पे डिपेंडेंट होंगे।
और स्पाउस और चिल्ड्रन, ये ऑलवेज तुम्हारे रिलेटेड होंगे। डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज योर फैमिली, यानी ऑलवेज योर रिलेटेड। फैमिली है तो रिलेटेड है, तो रिलेटेड डायरेक्टली बोलता है। तो ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ये तभी रिलेटेड बनेंगे जब ये तुम पे डिपेंडेंट होंगे। स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, ऑलवेज रिलेटेड रहेंगे। ये डायग्रामेटिकली इसलिए प्रेजेंट किया कि तुमको मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। ये फिगर जब देखोगे तो तुमको दिमाग में सेट हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे किया। वैसे बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे कंडीशनल एंड ऑलवेज करके। सर समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा कुछ और हो जाता है इसमें तो मजा आ जाता। तो चलो देखते हैं। रेडी रेडी, आ जाओ सब, आ जाओ, गुड मॉर्निंग। पूरा दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। मिस्टर एमटी टू कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर फॉर ₹1 लाख। बताओ क्या करना है, सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, क्या है ये? तो आप बोलोगे सर ये शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा, ये है नॉर्मल सप्लाई। और नॉर्मल सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, बिकॉज कंसिडरेशन है। कंसल्टेंसी सर्विस मतलब बिजनेस के लिए ले रहा होगा, बिजनेस है, एंड सर्विस तो साफ साफ लिखा ही हुआ है, तो सर्विस है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो ये सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई है तो इस पे जीएसटी आ जाएगा। ये तो इजी था, असली गेम तो अब चालू होगा। मिस्टर एमटी टू कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओ माय गॉड, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब नॉर्मल सप्लाई तो नहीं है। अब शेड्यूल 1 मेरे दिमाग में ओपन हो जाना चाहिए। शेड्यूल 1 में क्या ये फॉल करता है? हाँ, सेकंड वाले में था ये। डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, थांबा 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 थांबा, एक एक करके। डीम्ड सप्लाई होने के लिए रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, करेक्ट, तभी ये डीम्ड सप्लाई बनेगा। क्या सर्विस है? क्या कंसल्टेंसी इज अ सर्विस। बिजनेस है क्या? हाँ, कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए ही ले रहा होगा, तो बिजनेस भी है। रिलेटेड की डेफिनेशन में ब्रदर फॉल करता है क्या? तो रिलेटेड की डेफिनेशन में फैमिली आता है। फैमिली में ब्रदर कब आता है? जब वो डिपेंडेंट होता है। अगर तुम्हारा ब्रदर कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है तो क्या वो तुम पे डिपेंडेंट है? क्या नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद कमा खा सकता है, तो वो डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या वो तुम्हारा फैमिली है क्या एज पर जीएसटी? द आंसर इज नो। अगर वो तुम्हारा फैमिली नहीं है तो क्या वो तुम्हारा रिलेटेड है क्या? द आंसर इज नो। तो क्या डीम्ड सप्लाई होगा क्या? द आंसर इज नो। क्या जीएसटी आएगा क्या? द आंसर इज नो। ओ माय गॉड सर, लूप होल मिल गया। हाँ, ये है लूप होल, ठीक है, इसको इसी तरह ड्राफ्ट किया गया। तुम्हारा ब्रदर अगर तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, तुम उससे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो, बिजनेस हो गया, सर्विस हो गई, बट सिंस वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, ही इज इंडिपेंडेंट, तो वो तुम्हारा फैमिली नहीं है। अगर वो तुम्हारा फैमिली नहीं है तो वो तुम्हारा रिलेटेड नहीं है। अगर वो तुम्हारा रिलेटेड नहीं है तो वो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगी। डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगी, नॉर्मल सप्लाई ये है नहीं बिकॉज कंसिडरेशन नहीं है, तो जीएसटी नहीं आएगा। मजा आ गया इसमें? सब मजा आ गया, एकदम दिमाग की बत्ती खुल गई। चलो अब ये वाला बताओ। मिस्टर एमटी टुक इंटीरियर डिजाइनर सर्विस फॉर हिज हाउस फ्रॉम हिज फादर फ्री ऑफ कॉस्ट। पर्सनल पर्पस कहां है? पहले रुक जाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। यहाँ पे एमटी इंटीरियर डेकोरेटर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आया तो मेरे को एक चीज तो समझ आ गई, शेड्यूल 1 में आता है। फादर वगैरह का बात हो रहा है तो मतलब ये सेकंड पॉइंट रिलेटेड वाले में जाएगा। कंडीशन क्या थी? रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एंड जल्दी बोलो क्या होना चाहिए? बोलो 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 सर, हम भूल गए, हमको याद नहीं है, जल्दी बोलो। बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस, नाम में लिखा है सर्विस है, ठीक है। बिजनेस के लिए है क्या? अब यहां पे तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, देखो बिजनेस के लिए है कि नहीं ये सोचने के लिए एक बार ध्यान से मेरे एक एग्जांपल को समझना, ठीक है। तुम एक टीवी लेने जाते हो शॉप में अपने घर के लिए,
क्या उस टीवी पे जीएसटी लगता है क्या? लगता है? क्यों लगता है? तुम तो घर के लिए ला रहे हो, क्यों लग रहा है जीएसटी? जीएसटी तो नहीं लगना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए लेके आ रहे हो। क्योंकि दुकानदार का तो बिजनेस है ना, तो अपने को कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? सेलर के। उसका तो धंधा है ना बेचने का। तुम घर के लिए लेके जाओ, तुम बिजनेस के लिए यूज करो, उससे उसको क्या लेना देना? उसका काम है बेचना। तो ये जो बिजनेस है, ये अपने को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमटी ने इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ली है अपने घर के लिए, अपने फादर से लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई एम अज्यूमिंग कि उसके फादर का इंटीरियर डिजाइनर का काम होगा ऑब्वियसली। तो उनका तो धंधा है ना, हाँ उनका तो धंधा है। रिलेटेड हुए क्या? अब ध्यान से देखो, यहां पे कंफ्यूजन होगा तुमको। अपने को ये जो रिलेशनशिप देखनी है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है? तो अपने बोलेंगे सप्लायर, ऑब्वियसली उसका जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो फादर के लिए उसका सन दैट इज मिस्टर एमटी क्या रिलेटेड है? फादर के लिए उसका सन क्या रिलेटेड है? द आंसर इज यस, ऑलवेज। कंडीशन नहीं होती, ऑलवेज रिलेटेड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? हाँ। तो अब ये क्या बन जाएगा? डीम्ड सप्लाई। और इस पे क्या आ जाएगा? जीएसटी। आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सोच पा रहे हो कि नहीं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम पैटर्न में आ पा रहे हो? हाँ आ पा रहे सर, बहुत इजी है। अपने को एक एक करके चीजों को समझना पड़ेगा। एमटी ने लोन लिया है, एमटी ने इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ली है अपने घर के लिए अपने फादर से फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आते शेड्यूल 1 की लिस्ट खुल गई मेरे सामने। शेड्यूल 1 में फादर वगैरह का चल रहा है, तुम समझ गए रिलेटेड वाले की बात कर रहे हैं, यानी सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। रिलेटेड में रिलेटेड है बिजनेस एंड सर्विस, तीन चीज होनी चाहिए। इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस सेटिस्फाइड। बिजनेस, बिजनेस जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सेलर का तो काम है ना बेचना, तो सेलर के लिए बिजनेस है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सेलर कौन है? फादर है। और मिस्टर एमटी फिर कौन हुए? उसके सन। तो फादर के लिए उसका सन कब रिलेटेड होता है? ऑलवेज रिलेटेड होता है, बिना किसी कंडीशन के। तो रिलेशनशिप भी हो गई, बिजनेस भी हो गया, सर्विस भी होगी, तो डीम्ड सप्लाई बन गई और जीएसटी भी एप्लीकेबल हो गया। सर वंस मोर, सर वंस मोर, वंस मोर। चलो इसका आंसर अब तुम लोग बताओ। सोचना, आंसर नहीं बताना, पहले सोचना। एक एक करके लिख लिख भी लो अगर पॉसिबल है तो, लिख लिख के कर लो। बट इसको आंसर बताओ, इस पे पूरा दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो। ये सॉल्व कर लिया ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर। हाँ सब कुछ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है अभी तक, आगे और चेंज होगा। अभी तक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। डीम्ड, डीम्ड जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल कैसे निकाल? बहुत सिंपल है। रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। डिजाइनर की सर्विस है, सेटिस्फाइड। बिजनेस शेड्यूल 1 में क्यों आ रहा है? बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए शेड्यूल 1 में आ रहा है। बिजनेस है, फादर का तो बिजनेस ही है, तो बिजनेस तो वैसे भी सेटिस्फाइड है। तो ये ऑफिस वर्ड से कोई लेना देना है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, रिलेटेड है क्या? तो फादर के लिए उसका सन ऑलवेज रिलेटेड होता है, तो रिलेटेड है, तो डीम्ड सप्लाई बन जाएगा एंड इस पे जीएसटी आ जाएगा। क्लियर, इजी, मजा आ गया? अब मजा आ गया, एकदम मस्त था ये वाला तो। ठीक है, अब मस्त था, तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब डिस्टिंक्ट पर्सन जो होता है ना, वो भी रिलेटेड कहा जाता है। डिस्टिंक्ट पर्सन को भी अपने रिलेटेड बोलते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब होता है, मान लो कि मेरा स्टेट ए में एक रजिस्टर्ड बिजनेस यहां पे, एक रजिस्टर्ड बिजनेस यहां पे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ऑलवेज क्या होता है? पैन बेस्ड होता है। क्या होता है? पैन। तो एक सिंगल पैन पे हम जितना चाहे उतना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि रजिस्ट्रेशन पे कोई लिमिट नहीं है। तो बिजनेस ए और बिजनेस बी ये सेम पैन में जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? जब ए बी को कोई भी प्रोडक्ट सेंड करेगा तो वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगी। क्यों डीम्ड सप्लाई हो जाएगी? क्योंकि सबसे पहली बात, कंसिडरेशन नहीं है, हाँ नहीं है कंसिडरेशन। गुड्स दे रहा है, हाँ गुड्स दे रहा है। बिजनेस है, हाँ बिजनेस है। रिलेटेड है क्या?
तो डिस्टिंक्ट पर्सन इज रिलेटेड। तो अगर एक स्टेट में ए में और बी में मेरा दो रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उस सिनेरियो में वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। और जैसे रिलेटेड हो जाएंगे ये डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेट में अगर मेरे दो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है सेम पैन में, वो दोनों एक दूसरे के डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। सिमिलरली एक मेरा स्टेट ए में रजिस्टर्ड है, एक मेरा स्टेट बी में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट वाइज होता है। ठीक है, हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, पैन बेस्ड एंड स्टेट वाइज। तो स्टेट ए में मेरा एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, स्टेट बी में मेरा एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, दोनों का जीएसटी नंबर अलग है बट पैन सेम है। तो अब इन दोनों के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना, वो भी डीम्ड सप्लाई कहलाएगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, एक दूसरे के डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के रिलेटिव हो जाएंगे। हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जैसे ये वाला एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू ध्यान से देखो, XYZ इंडस्ट्री हैज अ यूनिट इन नागपुर और एक ब्रांच है रायपुर में। नागपुर यूनिट ट्रांसफर करता है रायपुर यूनिट को विदाउट कंसिडरेशन। बताओ ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा जीएसटी पे? पहले ये इसका आंसर बताओ, XYZ वाला पहले आंसर बताओ एवरीबॉडी। यस यस यस। क्यों यस? बिकॉज एक मेरा नागपुर में, एक मेरा रायपुर में, तो ये दोनों हो गए डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब रिलेटेड, रिलेटेड है। गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, और बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस की बातें चल रही है तो बिजनेस है, तो बिजनेस है, गुड्स है, रिलेटेड है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डीम्ड, तो शेड्यूल 1 में आएगा और ये बन जाएगा मेरा डीम्ड सप्लाई। क्या बन जाएगा? डीम्ड सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, ये रजिस्टर्ड है यूनिट मेरा यहाँ पे, ये अनरजिस्टर्ड यूनिट है मेरा यहाँ पे स्टेट बी में। क्या अभी भी ये डिस्टिंक्ट पर्सन बनेंगे क्या? द आंसर इज यस। जब दो स्टेट की बात होगी तब रजिस्ट्रेशन मैटर नहीं करता है। जब दो स्टेट की बात होती है तो एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा। बट जब सेम स्टेट की बात होगी ना, तब ये दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि अगर सेम होगा तो फिर तो सेम ही हो गया ना, सेम सेम अंदर ही आ गया। अलग अलग रजिस्टर्ड होगा सेम स्टेट में तभी डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा। और जब डिफरेंट स्टेट की बात करेगी तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मैटर नहीं करता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में एक आउटसाइड इंडिया है तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है। एक इंडिया में एक यूएसए में, तो वो भी एक दूसरे का रिलेटेड कहलाएगा। गॉट इट? हाँ, दो स्टेट में दो जीएसटी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी तो अपने को वर्टिकल्स के थ्रू मिलता है ना, तो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है तो अपने डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो एक बार इसको क्विक रीडिंग मारो, यहीं पे खत्म करो। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या टेस्ट होता है? एग्जाम में सबसे ज्यादा फैमिली वाला टेस्ट होता है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बिजनेस और रिलेशनशिप अभी तक। अभी एक और लेवल इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अभी तक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इन सेम स्टेट टू जीएसटी, देन वो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हो जाएंगे। डन, प्रोसीड करें आगे। मस्त है, क्लियर। यस, मैसेज में सब लिख रहे हो, स्क्रीन पे कोई दिख नहीं रहे हो। कहाँ हो तुम लोग? सर हम लोग बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं, संडे का मॉर्निंग है, मस्त पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा,
ठीक है, समझ गया। अभी प्रिंसिपल एजेंट स्किप करके फोर्थ वाले पे आ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वाले पे हमारे ये बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन डेप्थ में अपने प्लेस ऑफ सप्लाई में देखेंगे और भी बहुत जगह आएगा, ये आरसीएम में भी आएगा, बट अभी के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस कॉमन सेंस से क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बाहर से सर्विस इंडिया में आई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगी। सेम स्टेट में है तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है क्या? अगर सेम स्टेट में मान लो, ऐसे मान लो सेम स्टेट में ए रजिस्टर्ड है, बी वाला रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक। बट जनरली अब क्या हो गया, अब बोला गया कि जैसे तुम एक का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और तुम सेम स्टेट में हो, तो तुम दूसरे का रजिस्ट्रेशन नहीं लेके दूसरे को तुम क्या दिखा सकते हो, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जो मेन रजिस्टर्ड है उसको दिखा दो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो एक को तुमने दिखाया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एक को तुमने दिखाया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इस सिनेरियो में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब ब्रांच ट्रांसफर करोगे तो कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, तब ब्रांच ट्रांसफर किया तो जीएसटी नहीं बनेगा, बिकॉज अब दोनों एक ही हो गए, एक को तुमने प्रिंसिपल दिखा दिया, एक को तुमने एडिशनल दिखा दिया। ऐसे करते हैं रियल लाइफ में, ऐसे ही किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एवरीबडी नाउ फोकस ओवर, बाकी जो भी डाउट है उसको अपने एंड में लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंडिया के बाहर से सर्विस इंडिया में आई, इंडिया के बाहर से सर्विस इंडिया में आई। इंडिया क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल्स, याद है कल पढ़े थे, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया होता है। 12 नॉटिकल माइल्स पार करके कोई भी सर्विस अगर इंडिया में घुस रही है तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर अपने कंसिडरेशन के लिए करते हैं, यानी हमने उसमें पैसा दिया उस इंपोर्ट के केस में, तो चाहे बिजनेस के लिए करो चाहे बिजनेस के लिए ना करो, चाहे बिजनेस के लिए करो चाहे बिजनेस के लिए नहीं करो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सिनेरियो में सप्लाई होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, कंसिडरेशन है, तो फिर बिजनेस वाला पॉइंट तुमको नहीं देखना है, बिजनेस हो चाहे ना हो ऑलवेज सप्लाई बनेगी वो, ठीक है। सर्विस हो रहा है, कंसिडरेशन हो रहा है, बिजनेस फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सप्लाई बनेगी वो। अब ध्यान से देखो, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन के लिए शेड्यूल 1 खोलना पड़ता है। हाँ, शेड्यूल 1 में क्या पड़ता है, रिलेटेड से होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, तो वो डीम्ड सप्लाई बनता है। क्या पढ़ा हमने शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा कि रिलेटेड होना चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए, तो वो क्या बनता है, डीम्ड सप्लाई। हाँ वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अब जो बिजनेस अपने देखेंगे ना, अब जो यहाँ पे बिजनेस अपने देखने वाले, वो देखने वाले हैं रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जो बिजनेस होता है वो रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो जब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस आएगा तो आपको रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस देखना है, आपको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। तो यहाँ पे एक समरी बना लो, डोमेस्टिक के केस में जो अपने को बिजनेस देखना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहने वाला है, सप्लायर। एंड तुम्हारा इंपोर्ट के केस में जो अपने को बिजनेस देखना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहने वाला है, रेसिपेंट। ठीक, इसको वहां पे लिख लो, जगह होगा नीचे, या अपनी नोटबुक में लिख लो, बाद में उसमें कॉपी कर लेना, पेज नंबर लिख लेना 12, पेज नंबर 12 पे जाके इस चीज को लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड रेसिपेंट कौन होता है, जो पैसा देता है वो रेसिपेंट होता है, लगे तो ये लाइन भी वहीं पे लिख लो। डोमेस्टिक के केस में बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू अपने को देखना है सप्लायर के उससे, एंड इंपोर्ट के केस में अपने को बिजनेस है जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो रेसिपेंट का रखना है। एंड रेसिपेंट कौन होता है, जो पर्सन पैसा देता है वो रेसिपेंट होता है। क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, बिकॉज अपने बिजनेस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसकी बात कर रहा है। अब कर पाएंगे क्योंकि अब आने वाला है तगड़े वाले एग्जाम्पल। चलो, मिस्टर एमटी टू कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर फ्रॉम यूएसए फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए के लिए। जल्दी बताओ क्या होगा। तो सर रुपया है ना, हाँ, तो सर अगर रुपया है तो ना रिलेटेड देखना है, ना बिजनेस देखना है, ना कुछ देखना है, ऑलवेज
सप्लाई। यूएसए से सर्विस इंडिया में आ रही है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर कंसिडरेशन है तो कुछ भी नहीं देखना है, ऑलवेज सप्लाई होगा ही होगा। नेक्स्ट, मिस्टर एमटी टुक इंटीरियर डिजाइनर सर्विस फॉर हिज हाउस फ्रॉम जेड, मिस्टर जेड फ्रॉम यूएसए ₹1 लाख। अब बताओ इस वाले केस में क्या होगा? सप्लाई। सर रुपया है ना, किससे लिया नहीं लिया, बिजनेस है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई बनेगा ये। चलो ये वाला भी बता दो। मिस्टर एमटी टुक इंटीरियर डिजाइनर सर्विस फॉर हिज हाउस फ्रॉम हिज फादर फ्रॉम यूएसए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बताओ यहां पे क्या होगा? अब यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है इसलिए हमने शेड्यूल 1 को ओपन किया। सर्विस है क्या? हाँ, इंटीरियर डिजाइन की सर्विस है। बिजनेस है क्या? मिस्टर एमटी ने लिया है डिजाइनर की सर्विस यूएसए से। पहली बात तो यूएसए से सर्विस इंडिया यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में बिजनेस किसका देखते हैं? रेसिपेंट का देखते हैं। रेसिपेंट कौन है? मिस्टर एमटी। मिस्टर एमटी ने किसके लिए घर मंगवाया है? हाउस के लिए, तो बिजनेस नहीं है। एक भी कंडीशन ब्रीच हो गई तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनी। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? Easy. Next, Mr. MT took interior designer service for his office from his father from USA free of cost. तो रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। सर्विस है, हाँ डिजाइनर की सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए शेड्यूल 1 में आए हैं अपने। बिजनेस है क्या? तो अब पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखना है? रेसिपेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आए, रुक जाओ अभी खत्म नहीं हुआ, इतना इजी थोड़ी है। तो बिजनेस है, हाँ जी बिजनेस है। अब रिलेटेड है क्या? अब अगर बिजनेस अपने सोच रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेसिपेंट, तो रिलेशनशिप भी तो अपने को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेसिपेंट सोचना पड़ेगा ना। एमटी के लिए उसका फादर रिलेटेड है क्या? एमटी के लिए उसका फादर रिलेटेड है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर रिलेटेड नहीं है तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगी। रिलेटेड नहीं है तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगी। सब दिमाग उड़ गया एकदम, बूम, क्या था ये? हाँ ये ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको करने का एक ही तरीका है, एग्जाम में भी लिख के। अगर नहीं लिखोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। मिस्टर एमटी ने इंटीरियर डिजाइन की सर्विस ली है फॉर हिज ऑफिस फ्रॉम हिज फादर फ्रॉम यूएसए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो शेड्यूल 1 हमने खोला। शेड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा था? रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात चल रही है तो सारा पॉइंट ऑफ व्यू रेसिपेंट पे आ जाएगा। तो सर्विस है, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस है। बिजनेस है, ऑफिस के लिए एमटी ले रहा है तो एमटी के लिए ऑफिस के लिए। रिलेटेड है क्या? तो एमटी के लिए उसका फादर रिलेटेड होता है क्या? ये तभी रिलेटेड होगा जब डिपेंडेंट होगा। अब ये खुद ही इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस दे रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रिलेशनशिप नहीं है तो डीम्ड सप्लाई नहीं है। डीम्ड सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? इजी? अगर इजी है तो ये एग्जांपल रीड करो एक बार। मिस्टर चंपक, अ प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, आर्किटेक्ट सर्विस लेता है अपने सन से जो कि लोकेटेड है इन यूएसए फॉर इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली विदाउट कंसिडरेशन। बताओ, आर्किटेक्ट सर्विस ले रहा है, सन से ले रहा है, हाउस के लिए ले रहा है, कंसिडरेशन नहीं है। तो कंसिडरेशन नहीं है तो सबसे पहले रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। आर्किटेक्ट सर्विस है, हाँ है। बिजनेस है क्या? तो यूएसए से अगर इंडिया में आ रहा है इसका मतलब इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट में पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखना पड़ता है? इंपोर्ट में पॉइंट ऑफ व्यू अपने को रखना पड़ता है रेसिपेंट। रेसिपेंट ने किस लिए सर्विस ली है? घर के लिए। तो घर बिजनेस होता है? द आंसर इज नो। तो घर बिजनेस नहीं होता तो क्या सब होगा? द आंसर इज नो, नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई सिंस द सेम हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में रिसीव नहीं हुआ इसीलिए। नेक्स्ट, चंपक रिसीव आर्किटेक्ट सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन विद रिस्पेक्ट टू हिज ऑफिस। अच्छा, ऑफिस के लिए सबसे पहली बात बिजनेस है, हाँ रेसिपेंट का बिजनेस है, ऑफिस। सर्विस है, आर्किटेक्ट सर्विस है। रिलेटेड है क्या? तो
किससे ले रहा है? सन से ले रहा है। तो फादर के लिए जो सन होता है वो ऑलवेज रिलेटेड होता है। तो रिलेटेड है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ट्रीटेड एज सप्लाई एंड कोर्स ऑफ अदर्स ऑफ बिजनेस में मिला तो ठीक है। इजी, वेरी मच इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। एक और, Raghuveer Fabric transfer 100 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi so that the same can be sold from there. अब बताओ, फैक्ट्री से शोरूम जा रहा है, फैक्ट्री है मेरा लखनऊ में, शोरूम है मेरा दिल्ली में, बताओ क्या, और कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या ये डीम्ड सप्लाई बनेगा? द आंसर इज यस। क्यों बनेगा? बिजनेस है, हाँ बिजनेस है, शोरूम से जा रहा है मतलब बिजनेस की बातें हो रही है। गुड्स है, हाँ गुड्स है। डिस्टिंक्ट पर्सन है, यस डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो इसका मतलब रिलेटेड है, रिलेटेड है तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, क्लियर है एकदम। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट की, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड सेंड किया, सेल नहीं बोल रहा हूं, सेंड किया, सिर्फ भेजा है, गुड्स भेजा है। ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा, नॉर्मल है, यही ट्रांजैक्शन होता है। एजेंट ने उसके बदले रुपया पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल को, तो बताओ ये क्या होगा? तब बोले कि सर रुपया है, गुड्स भेजा है, बिजनेस की बातें हो रही है, तो ये नॉर्मल सप्लाई हो गया। जी हाँ, तो ये नॉर्मल सप्लाई हो गया, तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना, जीएसटी लग जाएगा, ये तो एकदम सिंपल था। बट हुआ क्या, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सेंड किया है, ठीक है। हाँ, in case of import of service we think from the point of view of recipient and in case of domestic we think from the point of view of supplier. प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सेंड किया है एंड एजेंट ने कोई भी रुपया का पेमेंट नहीं किया है, तो अब मेरे दिमाग में खुलेगा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के 4th पॉइंट में लिखा है प्रिंसिपल और एजेंट का बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं, वो कैसे डिटरमाइन करना है। उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा इनवॉइस ऑफ फर्दर सप्लाई। फर्दर सप्लाई का जो इनवॉइस है वो किसके नाम पे इशू हुआ है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये दोनों रिलेटेड है कि नहीं, और अगर रिलेटेड है तो डीम्ड सप्लाई बनेगा कि नहीं। तो अब इस एग्जांपल से समझते हैं। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सेंड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। एजेंट ने उस गुड्स को कस्टमर को सेल किया है, जो भी रुपए, मान लो 1 लाख रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा, एजेंट ने कस्टमर को सेल कर दिया। पहली बात, पहले इस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, एजेंट और कस्टमर के बीच में जो हुआ, बिजनेस है, तो अभी समझो जितना भी एग्जांपल दूंगा सब बिजनेस वाला ही, एंड वैसे भी बिजनेस ही है, बेचना तो बिजनेस है इसका, तो बिजनेस है। कंसिडरेशन है, हाँ 1 लाख रुपए में सेल किया, कंसिडरेशन है। फिर गुड्स है, हाँ गुड्स का सेल किया, गुड्स है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, हाँ सेटिस्फाइड। तीनों सेटिस्फाइड तो सप्लाई होगा, हाँ सप्लाई होगा। जीएसटी आएगा, हाँ आएगा। क्लियर है, इसमें तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, तो अपना नॉर्मल है जो अपने अभी तक पढ़ के आए। कंफ्यूजन अब स्टार्ट होगा, इस वाले सप्लाई का क्या करना है भाई साहब, वो तो बता दीजिए। इस वाले सप्लाई का, तो इस सप्लाई में कंसिडरेशन है क्या? द आंसर इज नो। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, कंसिडरेशन नहीं है। शेड्यूल 1 खोलेंगे, शेड्यूल 1 में पॉइंट नंबर 4 में एजेंट प्रिंसिपल के बारे में लिखा हुआ था। वहां उसने बोला फर्दर सप्लाई का जो इनवॉइस है, यानी ए से कस्टमर को जो जा रहा है, एजेंट से कस्टमर को जो सप्लाई हो रही है, वो इनवॉइस किसके नाम पे है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे ये वाली सप्लाई। ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल कस्टमर के बीच में जो सप्लाई हुई है वो इनवॉइस किसके नाम पे है, उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन करेंगे कि इसका क्या करना है। तो जो अगर इनवॉइस है, अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे इशू किया गया, यानी एजेंट ने जो इनवॉइस दिया है कस्टमर को वो प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस है, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस इशू किया, उस सिनेरियो में जो सप्लाई हो रहा है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो सप्लाई हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, वो डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी। एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट एजेंट, एक सेकेंड,
ठीक है, आ जाओ। अब जो अगर एजेंट ने कस्टमर को जो इनवॉइस इशू किया है वो अपने नाम पे किया है, एजेंट के नाम पे किया है, तब ये जो सप्लाई है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट ये हो जाएगी डीम्ड सप्लाई, और एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा कि एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया, ध्यान से देखो, अगर ये वाला इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू करते हैं, ठीक है, तो एजेंट का रोल क्या भाई, वो तो बस प्रिंसिपल से पिक किया, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस दिया। यानी अगर अपने देखे, अगर अपने इसको हटा भी दे यहां से, तो बता कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इसको हटा दे अगर कोई भी फर्क पड़ेगा इस पे, इस ट्रांजैक्शन पे फिर कोई फर्क पड़ेगा, द आंसर इज नो, कोई इस ट्रांजैक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एजेंट तो बस मीडिएटर था, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट ने कस्टमर को बेचा, इनवॉइस भी प्रिंसिपल के नाम पे इशू कर दिया, तो भाई एजेंट का रोल क्या है फिर, क्यों हुआ, कोई तो पर्पस ही नहीं हुआ। इसको हटा भी देंगे तो बात तो वही हुआ कि डायरेक्टली सेल हो गया और इनवॉइस इसने डायरेक्टली इसको दे दिया, बात तो वही निकली। डिफरेंस कब आएगा, डिफरेंस तब आएगा जब एजेंट के नाम का इनवॉइस इशू कर देंगे। अब देखो ये जो फ्लो वाला ट्रांजैक्शन है इसमें यहाँ पे ब्रेक लग गया, बिकॉज अब इनवॉइस जो है एजेंट के नाम से आ गई, तब ब्रेक लग गया, तो अब दो ट्रांजैक्शन हो गए, एक ये ट्रांजैक्शन हो गया डीम्ड सप्लाई वाला, और एक ये ट्रांजैक्शन हो गया नॉर्मल सप्लाई वाला। एम आई क्लियर, इमेज से अच्छे से समझ में आ गया अपने को कि अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस देगा तो ही डीम्ड सप्लाई बनेगा एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, और एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। बट अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू करना है तो एजेंट का पर्पस क्या, कोई पर्पस ही नहीं है, कुछ ब्रेक ही नहीं हो रहा है ट्रांजैक्शन में, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये वाली जो सप्लाई है वो डीम्ड सप्लाई नहीं बने। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, फर्दर इनवॉइस में, फर्दर इनवॉइस पे। इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाईज इज इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम, तो डीम्ड सप्लाई बनेगा, और इनवॉइस इशूड बाय एजेंट टू कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल तो वो डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी। देखो एक आंसर करना, देखो तुमको बहुत इजी लगेगा। अनमोल अपॉइंट करता है भोलू को, तो प्रिंसिपल हो गया अनमोल एंड एजेंट हो गया भोलू। टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट, भोलू आइडेंटिफाई करता है वेरियस सप्लायर जो गुड्स दे सके, सप्लायर को बोलता है कि जो गुड्स है वो इशू करो डायरेक्टली अनमोल को, और इनवॉइस भी अनमोल के नाम पे दो। तो जैसे सेल होता है वैसे परचेज वाला भी तो एजेंट होता है ना, परचेज वाले एजेंट के केस में इनवॉइस डायरेक्टली किसके नाम पे आ रहा है, फर्दर सप्लाई वाला डायरेक्टली अनमोल के नाम पे आ रहा है। अनमोल कौन है, प्रिंसिपल, तो अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है तो ए अनमोल और भोलू एजेंट नहीं है, मतलब एजेंट प्रिंसिपल नहीं है, एंड डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक, क्लियर है, इजी है, वो बस मिलाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, गौतम एक आर्टिस्ट है जो अपॉइंट करता है गंभीर को, गौतम अपॉइंट कर रहा है गंभीर को, यानी गौतम इज द प्रिंसिपल, गंभीर इज द एजेंट, गौतम प्रिंसिपल है, गंभीर एजेंट है। ऑक्शन करने का उसका पेंटिंग, गंभीर अरेंज करता है ऑक्शंस एंड आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल बिडर, फिर हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट करके सेल कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन देखना है इनवॉइस, इनवॉइस इशूड होता है गंभीर के नाम पे, अब गंभीर इज दी एजेंट, एजेंट के नाम पे अगर फर्दर इनवॉइस आ रहा है तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा और ये डीम्ड सप्लाई बन जाएगी, तो कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 के अंदर ये कवर हो जाएगा, पैरा नंबर लर्न करने की कोई नीड नहीं, शेड्यूल 1 के अंदर ये कवर होगा, डीम्ड सप्लाई बन पाएगा। एवरीबॉडी सब सोच पा रहे हो कि नहीं मेरे को बताओ, एवरीबॉडी सब सेम पेज पे है अपने, ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं है ना, अगर कोई है तो अभी मेरे को बताओ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यस सर, यस सर, यस सर, अच्छे से समझ में। अब एक लेवल आगे चलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सेंड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, पर गुड्स की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की वैल्यू है गुड्स की, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि इसको 1 लाख रुपए में तुमको बेचना है आगे। एजेंट ने कस्टमर आइडेंटिफाई किया और कस्टमर के पास गया, बोला कि मेरे पास एक गुड्स है, ये गुड्स के तुमको नीड भी है, मैं 1 लाख रुपए में तुमको ये गुड्स दे दूंगा। कस्टमर बोलता है एजेंट, एजेंट सुनो ना, ये जो 1 लाख रुपया का तुम मेरे को दे रहे हो ना, मेरे पास 1 लाख रुपए अभी है नहीं। तो एजेंट बोलता अभी नहीं है तो मतलब तुम एक काम करो, तुम मेरे को उधार में दे दो, हम मेरे पास जब रुपए आएंगे तो मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। तो एजेंट बोलता है इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। तो कस्टमर बोलता है एक काम करते,
हम तुमको एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज पेमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज देंगे। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सेंड किया, बोला 1 लाख रुपए में इसको बेचना है। एजेंट ने 1 लाख रुपए में ही इस गुड्स को सेल किया है, ठीक है, 1 लाख रुपए में ही सेल किया गुड्स को। 1 लाख रुपए जो इसके पास आए, अपना कमीशन काट के प्रिंसिपल को पास ऑन कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, कस्टमर को सिंस इसने उधार में बेचा था, तो 1 लाख रुपए जो है ये एजेंट ने अपनी जेब से दिए होंगे प्रिंसिपल को, करेक्ट। 1 महीना बाद कस्टमर एजेंट को पेमेंट करता है। अब जो ये पेमेंट करेगा वो कितने का करेगा, 1,05,000, बिकॉज इसने बोला था 5,000 एक्स्ट्रा देगा। ये 5,000 किसका प्रॉफिट है, एजेंट का प्रॉफिट है, एजेंट की कमाई है। अब ध्यान से देखना है क्या हो रहा है। सबसे पहले एजेंट और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस पे तो जीएसटी आएगा, इस पे तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज गुड्स भी है, तुम्हारा बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है, तो इस पे तो आएगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कंसिडरेशन कैसे सर, आपने तो बोला ये पेमेंट अभी करेगा ही नहीं, ये पेमेंट तो 1 महीना बाद करेगा। कंसिडरेशन मींस एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, यानी फ्यूचर पेमेंट भी कवर्ड होता है ना उसमें, तो कंसिडरेशन भी है, जीएसटी आएगा, कोई डाउट नहीं है। मेन अपने को अब देखना है इस वाले ट्रांजैक्शन का क्या होगा। तो इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए वही सेम फंड है, सॉरी यही सेम फंड है। फर्दर इनवॉइस किसके नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे कि एजेंट के नाम पे। अगर प्रिंसिपल के नाम पे तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा, और अगर एजेंट के नाम पे है तो डीम्ड सप्लाई बन जाएगा, करेक्ट, यही पढ़ा था अभी तक। डीम्ड सप्लाई बना मतलब एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में है, और डीम्ड सप्लाई नहीं है तो मतलब एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में नहीं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्लैरिफिकेशन ये आया कि 1 लाख रुपया तो चलो हम प्रिंसिपल के अकाउंट में डाल देंगे, बिकॉज वो प्रिंसिपल का ही बनता है। हमको प्रॉब्लम है ये 5,000 रुपए की। ये 5,000 रुपए किसके अकाउंट में जाएगा, यानी इस पे जीएसटी कौन पेमेंट करेगा, इसका सप्लायर कौन बनेगा, एजेंट बनेगा कि प्रिंसिपल बनेगा। तो सिंपली एक बात बोल दी गई कि पहले देखो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, तो हमने बोला एग्जिस्टेंस में है। तो इस सिनेरियो में ये 5,000 रुपए हैं, ये बनेंगे प्रिंसिपल के अकाउंट में चले जाएंगे। और अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये जो 5,000 रुपए हैं ये एजेंट के अकाउंट में चले जाएंगे, एजेंट विल बी हिज सप्लायर, ठीक। इसको बोलते हैं डेल क्रेडर एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट। और देखते हैं इसे, क्या डीसीए डेल क्रेडिट एजेंट वो शेड्यूल 1 में फॉल करता है, तो उसके लिए सेम इनवॉइस देखना है। अगर इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ द एजेंट तो यस, और इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है तो नो। दूसरा, ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, यानी 1 लाख रुपए का जो लोन कस्टमर को हमने दिया और 5,000 रुपए जो हमने कमाए हैं, वो किसकी वैल्यू में ऐड होगा, किसके माना जाएगा, कौन सप्लायर है, किसको अपने बोलेंगे सप्लायर है। तो उसके लिए सबसे पहले बात तो देखना है वो एजेंट है कि नहीं है। इफ डीसीए इज नॉट एन एजेंट, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे है, और ये नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय द सप्लायर, यानी ये प्रिंसिपल की वैल्यू में नहीं जुड़ेगा। ये एजेंट का सेपरेट माना जाएगा कि एजेंट ने खुद से ट्रांजैक्शन किया, ये 5,000 रुपए की कमाई एजेंट की है, इस पे जीएसटी पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी एजेंट की है। जब भैया तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए बिल का पेमेंट क्यों करूंगा, ठीक है। तुम डेट पे गए और रिश्ता नहीं बना तो फिर तुम पेमेंट करोगे क्या, नहीं सर हम तो उठ के आ जाएंगे तुरंत। हाँ, तो बस वही करना है। जब रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में नहीं है तो फिर तुम्हारा वैल्यू तुम समझो, 5,000 रुपया तुम्हारा है, जीएसटी का पेमेंट तुम करो। बट अगर डीसीए एजेंट बन जाता है तब ये इंडिपेंडेंट सप्लाई का जो कैरेक्टर है वो लूज हो जाता है, एंड फिर अपने को उसको इंक्लूड करना पड़ता है इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो ये 5,000 रुपए फिर प्रिंसिपल के अकाउंट में जुड़ जाते हैं, ठीक है। क्विक समरी बताता हूं इसका, बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रिंसिपल ने एजेंट को 1 लाख रुपए में माल बेचने को बोला था, एजेंट ने 1 लाख रुपए में माल बेचा बट पैसे नहीं लिए, उसने कस्टमर को उधारी दी, कस्टमर उसको 1,05,000 रुपया देता है। जो 1 लाख रुपया वो तो प्रिंसिपल का है, उसमें तो बात ही नहीं है। ए और एन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सप्लाई है, एंड प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में इनवॉइस देखना पड़ेगा पहले अपने को।
हम इनवॉइस में आए, अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा, कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। और अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस है तो डीम्ड सप्लाई बन जाएगा एंड जीएसटी आ जाएगा। अब बात करते हैं 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का क्या करना है, जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपया मिला उसका क्या करना है, वो किसकी वैल्यू में जुड़ेगा। तो बोलते हैं इनवॉइस देखो, इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू किया है तो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप ही नहीं है, और जब रिलेशनशिप ही नहीं है तो फिर 5,000 का बर्डन प्रिंसिपल अपने ऊपर क्यों लेगा, वो 5,000 रुपए एजेंट की वैल्यू में जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में है, यानी इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू किया गया था फर्दर वाला, तो उस सिनेरियो में ये 5,000 रुपए प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रिंसिपल के में जोड़ेंगे। क्यों, ध्यान से सोचो, अगर एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में है तो क्या प्रिंसिपल को पता नहीं होगा कि एजेंट ने इसको उधारी दी है और इससे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है हम ये मानेंगे ना कि एजेंट ने 5,000 नहीं लिया, ये प्रिंसिपल ने ही 5,000 रुपया लिया है। रियलिटी में क्या हुआ अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ये 5,000 रुपए प्रिंसिपल की वैल्यू में जाके जोड़ देंगे, बिकॉज हम ये मानते हैं कि प्रिंसिपल की परमिशन के बिना एजेंट ये काम नहीं करेगा, सिंस दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में। गॉट इट, क्लियर एवरीबॉडी, इजी एवरीबॉडी, यस नो, हाँ ना नहीं, नो नहीं समझा सर, नींद आ रहा है सर, गुड नाइट सर, संडे है सर, संडे है किसी को ऑफिस थोड़ी जाना है सर, हम लोग को तो ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन कोई बात नहीं सर। अब ये दो सर्कुलर है, इसको अपने एंड में देखेंगे, ये दो सर्कुलर 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसको देखेंगे। अभी डेल ट्रेडर वाला अपना करेंगे। सर ये एजेंट क्यों पे करेगा 5,000, एजेंट कहाँ पे कर रहा है 5,000 रुपए, कस्टमर पे कर रहा है 5,000 रुपए एजेंट को उधारी देने के लिए। अच्छा, जब रिलेशनशिप नहीं है तब देखो, जब रिलेशनशिप नहीं है तब एजेंट माना जाएगा कि एजेंट ने अपने बिहाफ में इंडिपेंडेंटली ये 5,000 रुपए वाला ट्रांजैक्शन किया है, तो इस पे जीएसटी देने की जिम्मेदारी भी फिर एजेंट के ऊपर ही आ जाएगी, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है ना। अगर होता तो फिर प्रिंसिपल के ऊपर अपनी जिम्मेदारी दे देती। गवर्नमेंट को देखो अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट करना, बस उसको ये देखना जिम्मेदारी किसके ऊपर अपने को देनी है। चलो एक क्विक रिवीजन मारते हैं यहाँ से यहाँ तक। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, ऊपर वाला तो हमने रिवाइज कर लिया। अब डीम्ड सप्लाई के बारे में रिवीजन करते हैं। डीम्ड सप्लाई पे तभी आना है जब रोकड़ा नहीं है, ठीक है। गलती से रुपए वाले केस में मत आ जाना, वरना फंस जाओगे। पहली बात तो क्वेश्चन में पढ़ लेना रोकड़ा कंसिडरेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो शेड्यूल 1 में आएंगे। अब शेड्यूल 1 में आएंगे तो 5 चीजें होती है शेड्यूल 1 में। सबसे पहला क्या है, बिजनेस एसेट। अगर कोई भी बिजनेस एसेट जिसमें हमने आईटीसी ले रखा है, हमने परमानेंटली उसको ट्रांसफर करते हैं, डीम्ड सप्लाई। दूसरा, रिलेटेड से ले रहे, सर्विस है या गुड्स है और बिजनेस के लिए, तो डीम्ड सप्लाई। डोमेस्टिक है तो ये सब कुछ अपने को सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस चल रहा है तो फिर अपने को देखना है रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेटेड मतलब क्या होता है, या डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले रिलेटेड देखते हैं। रिलेटेड में डायरेक्टर ऑफिसर रिलेटेड हो गया, पार्टनर रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड हो गया, कोई पर्सन किसी को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो रिलेटेड हो गया, दो मिलके थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं रिलेटेड हो गया, एक मिलके दो को कंट्रोल कर रहा है तो रिलेटेड हो गया। हर सिनेरियो में ये लोग रिलेटेड हो जाएंगे। या 25% और मोर वोटिंग पावर है तो रिलेटेड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंबर ऑफ सेम फैमिली है तो रिलेटेड होगा। अब सेम फैमिली के लिए दो चीजें, कंडीशनल एंड ऑलवेज। तो चिल्ड्रन और स्पाउस ऑलवेज रिलेटेड होंगे, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर तभी रिलेटेड होंगे जब वो तुम पे डिपेंडेंट होंगे, होली डिपेंडेंट होंगे, पार्शियली नहीं, होली डिपेंडेंट होंगे, तब वो तुम्हारे रिलेटेड होंगे, अदरवाइज तुम्हारे रेटेड नहीं होंगे। सेटेड हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, तो वो सारे एग्जांपल्स तुम लोग देख लोगे तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है, एक इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में, दूसरा दूसरे स्टेट में, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में, एक आउटसाइड इंडिया में, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। एक स्टेट में दो इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से, ये लोग भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। अब एजेंट और प्रिंसिपल की बात करते हैं। एजेंट प्रिंसिपल के केस में अपने को फर्दर सप्लाई का इनवॉइस देखना है। अगर वो एजेंट के नाम पे है तो डीम्ड सप्लाई, अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे है तो फिर डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा। और एजेंट और कस्टमर वो तो ऑलवेज सप्लाई होगा, उस पर तो केस ही नहीं, वो तो नॉर्मल सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो बिजनेस फिजनेस कुछ नहीं देखना है, ऑलवेज सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो देखना है रिलेटेड से होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, तभी डीम्ड सप्लाई बनेगा, अदरवाइज इट इज नॉट सप्लाई।
इसमें भी सारा पॉइंट ऑफ व्यू अपने को रखना होगा रेसिपेंट का, रिलेशन भी रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस भी रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को देखना है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने शेड्यूल 1 को अच्छे से कंप्लीट किया है। आप लोग शेड्यूल 1 का अच्छे से रिवीजन कर लेना, देख लेना शेड्यूल 1 में क्या है नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन की कोई चार्ट बना दो, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन की कोई चार्ट बना दूंगा कल, आज बना के कल तुम लोग को सेंड कर दूंगा, उसको तुम लोग अच्छे से देख लेना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बारी फुल रिवीजन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अपने पार्ट वाइज कर रहे हैं। शेड्यूल 1 तक आज हमने कंप्लीट किया, तो शेड्यूल 1 को अच्छे से कर लेना, कल अपने शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर डेमो देख रहे हो तो ले लो भाई, लेक्चर अभी तक लिया क्यों नहीं, और लेक्चर देख रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडी।